सीक्रेट ऑफ क्लोजिंग को समझा था और सबसे बड़े कारनामे, सबसे बड़े रिकॉर्ड्स बनाकर बताए, जिसको आज तक लोग छूने से तक डर जाते हैं। उस इंसान का मैं आपके बीच में परिचय करा रहा हूं, जिस इंसान के साथ में पहले दिन से, मैं बहुत किस्मत वाला हूं कि उस इंसान के साथ में पहले दिन से मुझे काम करने का मौका मिला। ये वो टॉर्च या वो गाइडिंग लाइट था, मुझे पिछले 15 सालों से सही रास्ता दिखाया। और मैं जानता हूं आप में से कई सारे लोगों को ये विश्वास है कि वही गाइडिंग लाइट, वही टॉर्च और वही रोशनी हम सबको आगे लेकर चल रही है। सो गाइज, आरटीओ की आवाज मेरे को सुनाई दे रही है कानों कोनों से, शहर के अलग अलग कोनों से, राज्यों के अलग अलग कोनों से, अरे मैं तो कहूं पूरे देश के अलग अलग कोनों से मुझे वो आवाज आ रही है, आरटीओ आरटीओ। और आज सिर्फ नाम गूंजेगा नहीं, आज उस नाम को सुनने का भी मौका मिलेगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, अपने दिलों को थाम के रखिए, अपनी कुर्सी की सीट की पेटियां बांध के रखिए, क्योंकि आपके बीच में अब मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं द वन एंड ओनली, द किंग हिमसेल्फ, द वन हु हैज क्रिएटेड मेनी रिकॉर्ड्स इन दिस इंडस्ट्री। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगली आवाज आप उन्हें सुनने जा रहे हो, यकीन मानना बहुत मजा आ रहा है मुझे, आज उनको सुनने का मौका मिलेगा। मैं खुद डायरी पेन लेकर बैठा हूं और आप भी डायरी पेन लेकर बैठे होंगे, मुझे पता है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, the next voice you are going to hear in your headphones, on your computer screen, ladies and gentlemen, is none other than the one and only, the king himself, Mr. Raghu Tekriwal. Welcome, sir. आपका स्वागत है, sir. Thank you so much, Vishal ji. Welcome, welcome. Thank you so much, sir. Over to you, sir. Now the mic is yours, screen is yours, and all these audience is yours. Thank you so much, sir. My screen is getting blurred a little. I think we have to manage with that. I've tried many things, but it's not getting. So we'll have to manage with that. So good morning, everyone. And I welcome each and every one of you to this today's session. I'm pretty excited for today's session. बहुत दिनों के बाद एक बेसिक से टॉपिक से मुझे आप लोगों के साथ रूबरू होने का मौका मिल रहा है, एंड आई वुड टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू गिव अ पीस ऑफ माय थॉट प्रोसेस टू ईच एंड एवरी एसोसिएट ऑफ आरटीओ एंड ईच एंड एवरी पर्सन हु इज इन डायरेक्ट सेलिंग, एंड वांट टू नो व्हाट इज द सीक्रेट जिसकी वजह से बहुत छोटी सी एज में भी एक बहुत अच्छा ग्रुप बनाया जा सकता है। व्हाट इज द सीक्रेट जिसकी वजह से किसी एक नेटवर्क को लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन किया जा सकता है। व्हाट इज द सीक्रेट जिसकी वजह से बहुत सारे लोग आप मास का फॉर्मेशन करते हैं और आपके साथ जुड़ते हैं और एक बहुत बड़ा कारवां बन पाता है। व्हाट इज द सीक्रेट फॉर दैट थिंग? सो जस्ट स्टार्टिंग विद लिटिल बिट ऑफ माय इंट्रोडक्शन। मेरा नाम रघु टेकरीवाल है और जब लगभग, जैसा विशाल जी ने आपके साथ शेयर किया, मेरी उम्र लगभग 19-20 साल की होगी तब मैं इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के साथ जुड़ा था। और मुझे मौका लगा इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ने का जब मैं अपनी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था, और उस वक्त ज़्यादा कोई इसके बारे में जानता नहीं था, ज़्यादा कोई चर्चा नहीं होती थी, और एक बहुत ही एक ऐसा कॉन्सेप्ट था जिसको मार्केट में एक एक्सेप्टेंस तो नहीं थी, क्योंकि कोई भी नई चीज़ जब मार्केट में आती है तो लोग उसके बारे में बहुत स्केप्टिकल नज़रों से उन चीज़ों को देखते हैं। आई वॉज ऑल्सो वेरी न्यू पर्सन एंड आई वॉज वेरी यंग, बहुत छोटी, बट शायद कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर रही होंगी मेरे साथ कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने 1 साल के अंदर इस बिजनेस को शायद इतने क्लोजली से मैं समझ पाया, जिसकी वजह से मुझे पहले साल में ही बेइंतहा कामयाबी मिली। मुझे जैसे अगर आप, बहुत सारे लोग हैं जो बाइनरी मॉडल में काम करते हैं और उनको पता है कि जब बाइनरी काम करते हैं तो हर एक इंसान का ड्रीम होता है कि आप 1 साल में 8190 के उस मॉडल को क्रैक कर पाएँ। सो आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ, मैं कह सकता हूँ कि मेरी टीम इतनी स्ट्रॉन्ग रही कि जिसकी वजह से मैं उस टारगेट को बीट कर पाया, और पहले साल के अंदर जो नेटवर्क मैं बना पाया वो लगभग 8,500 लोगों का था। 2 साल के अंदर मेरा नेटवर्क लगभग 30,000 लोगों का था। जब मैं इस इंडस्ट्री में लगभग 3 साल का मेरा कार्यकाल हुआ तो मैं इस इंडस्ट्री में लगभग 50,000 लोगों का नेटवर्क बना चुका था। और फॉर्चुनेट रहा मैं कि मैंने जब इस इंडस्ट्री में आज मुझे 15 साल हो गए हैं, और 15 सालों के
दरमियान मैं लगभग अपनी और अपनी टीम के कारण लगभग 2 लाख से भी ज़्यादा लोगों तक अपने इस मिशन को पहुंचा पाया, अपने सिस्टम को पहुंचा पाया, अपने थ्रू इस कॉन्सेप्ट को 2 लाख लोगों तक पहुंचा पाया, एक बहुत बड़ी टीम को हैंडल कर पाया। छोटी सी उम्र में एक इंसान अपने आप को संभाल ले, यही बहुत बड़ी बात हो जाती है। हम सब लोग अपने पेरेंट्स पे इतने डिपेंडेंट होते हैं, अपने रिलेटिव्स पे इतने डिपेंडेंट होते हैं, अपने फ्रेंड्स पे इतने डिपेंडेंट होते हैं। छोटी सी परेशानी होती है तो घबरा जाते हैं, लेकिन ऐसे में इस इंडस्ट्री ने मुझे इतनी ताकत दी, इस इंडस्ट्री ने मुझे यू नो इतना मैच्योर बनाया कि मैं कह सकता हूँ कि जहाँ लोग अपनी आप को भी संभालने में लोग परेशान होते हैं, इस इंडस्ट्री में मुझे इतनी मैच्योरिटी दी गई कि मैं कई सारे लोगों के जीवन को भी सिर्फ संभाल ही नहीं रहा था, मैं उनके जीवन को सुधार भी पा रहा था। तो ये एक अपॉर्चुनिटी जो इस इंडस्ट्री ने मुझे दी, मुझे लगता है कि आई एम प्रिविलेज्ड, आई एम थैंकफुल टू ऑल माय अपलाइंस जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि मैंने टीम के कारण मैं आज एक अच्छे मुकाम पे पहुंचा। अच्छी बात यहाँ पे ये है कि देखने वाली बात है कि जब मैंने मुंबई से अपने इस बिजनेस को शुरू करा था, तो आई वाज द फर्स्ट पर्सन जहाँ पे मुंबई में इस बिजनेस को शुरू करा था, और पहला इंसान होने के कारण एक बात थी, वन सेकेंड, एक बात थी कि जब मैंने इस बिजनेस को मुंबई में शुरू करा तो मेरी जितनी भी अपलाइन थे जिन्होंने मुझे सिस्टम के साथ जोड़ा था, जिन्होंने मुझे सिस्टम के साथ रूबरू कराया था, वो सब लोग मेरे से काफ़ी दूर बैठे हुए थे। और मैं मुंबई में था, और जब मुंबई में था तो मैंने अपनी इस बिज़नेस की शुरुआत, अगर आप कह सकते हैं कि गाइडेंस मुझे बहुत ज़्यादा मिल रही थी सीनियर्स के द्वारा, लेकिन अगर देखा जाए तो एक नए शहर में जब आप अकेले होते हैं और उस अकेले इंसान को बड़े बिज़नेस की कल्पना तक भी अगर करनी होती है और छोटी सी एज होती है, तो वो चीज़ सोचना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। तो शुरुआत जब अकेले हुई थी, तो अकेले प्रेज़ेंटेशंस हो रही थी, अकेले फ़ॉलो-अप्स हो रहे थे, अकेले सारी नेटवर्क्स को क्रिएट किया जा रहा था। तो उस दरमियान मैं कह सकता हूँ कि बहुत सारा काम ऐसा था जो गाइडेंस तो अपलाइंस के थ्रू मिल रही थी, लेकिन खुद करने की एक आदत डेवलप हो गई, क्योंकि ये दिमाग में कभी था ही नहीं कि ये बिज़नेस कोई और मुझे करके देगा, या मुझे कोई ऐसा इंसान है जो मुझे इस बिज़नेस में मेरी मदद करेगा, या कोई ऐसा इंसान है जो मेरे लिए आके प्रेज़ेंटेशंस करेगा, या कोई ऐसा इंसान है जो मेरे लिए आके इन्विटेशंस करेगा, या मेरे लिए फ़ॉलो-अप्स लिए जाएँगे। जब ये मैं आज आपके सामने ये बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज हम लोग एक स्पेशल सेशन पे बात कर रहे हैं, और स्पेशल सेशन है कि व्हाट इज़ द सीक्रेट ऑफ क्लोजिंग इनटू दिस बिज़नेस, इस बिज़नेस में क्लोज़ करने का सीक्रेट क्या है? तो जब मैं ये बात कह रहा हूँ तो मुझे लगता है कि मैं शायद इस बात को क्लियर कर पाया आपसे कि जब मैंने पहले साल इस बिज़नेस को शुरू करा, और आई वाज़ द फर्स्ट पर्सन हू स्टार्टेड दिस बिज़नेस इनटू माय सिटी, तो मैं इस बात को शायद आपके सामने क्लियरली बता पाया कि जब सारा का सारा काम आप अकेले करते हैं, तो प्रेज़ेंटेशन भी आप खुद ही कर रहे हैं, फ़ॉलो-अप भी आप खुद ही कर रहे हैं, और उसके बाद भी अगर नेटवर्क डेवलप कर पा रहे हैं आप, तो ज़्यादा अच्छा नेटवर्क डेवलप हुआ है और सारा का सारा फ़ॉलो-अप मेरे थ्रू हुआ है या मेरी टीम के थ्रू हुआ है, तो ये कहा जा सकता है, बहुत सेफ़ली कहा जा सकता है, और पहली लर्निंग कह सकते हैं हम आज के सेशन की, कि जितना भी फ़ॉलो-अप या जो भी काम आपको इस बिज़नेस में करना है, उस बिज़नेस में सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो काम आपके थ्रू होना चाहिए। ये बिज़नेस खुद करने का, खुद सीखने का, खुद के हाथों होने वाला बिज़नेस, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस बिज़नेस की। सबसे बड़ी, अगर मैं कह सकता हूँ कि अगर नींव है इस बिज़नेस की, तो ये बिज़नेस की नींव ये है कि आप इस बिज़नेस को खुद से करने की कोशिश करें। अगर नेटवर्क मेरा बड़ा बना और मैं अगर खुद से कर पाया और मैंने एक-एक फ़ॉलो-अप अगर खुद से करा, तो इसका मतलब है कि ये अगर खुद भी किया जाए तो ये बिज़नेस आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल हो सकता है। नेटवर्क काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना मेरा, और चीज़ें बहुत आगे अच्छी बढ़ती गई। एंड कमिंग बैक टू द टुडेज़ टॉपिक, कि द सीक्रेट ऑफ क्लोजिंग, किस तरीके से हम किस तरीके से हम बात करें, किस तरीके से हम हमारे पास किस तरीके की शब्दावली हो, हमारे पास किस तरीके का कंटेंट हो, कि हम जब भी किसी से बात करें हमारी बात से तुरंत कन्विंस हो जाए। हम क्या ऐसी बातें करें जिससे कि
मुझे कभी ना सुनना पड़े और हर ना को मैं यस में कन्वर्ट कर दूं। हर एक इंसान आज के इस कॉल में ज़रूर इस बात की उम्मीद करता होगा कि अगर कोई एक ऐसा फ़ॉर्मूला मिल जाए कि जिस फ़ॉर्मूले को बस इम्प्लीमेंट करें, कोई जादू की छड़ी मिल जाए कि जिससे कि हर एक ना, यानी कि हर एक इंसान जो आज मुझे ना कहता है और हर एक इंसान अगर मुझे यस कहना शुरू कर दे, तो फिर तो मज़ा ही आ जाए और काम करने का मज़ा तो मतलब बता ही नहीं सकते फिर उसके बाद। तो अगर मैं इस चीज़ को कहूँ आपके सामने कि कंटेंट, आप में से कई सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत सारा कंटेंट डेवलप करा है कि क्या बात करनी चाहिए। आपकी कई सारी अपलाइंस ने आपको कंटेंट डेवलप करके दिया है। मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने भी कई सारा कंटेंट है जो आप लोगों के साथ शेयर करा है, रिटन फॉर्मेट में भी शेयर करा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पास डायरियाँ भर-भर के पड़ी हुई हैं कि मीटिंग के बाद मुझे अपने गेस्ट को क्या बोलना है कि वो ना बोल पाए। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि कई बार ऐसे मौके आते हैं कि हम अपनी सारी बातें सही तरीके से करते हैं। हम सारी बातें स्मार्टली उसके सामने पुट अप करते हैं। हम अपने प्रोडक्ट्स के बेनिफिट उसके सामने रखते हैं। हम डायरेक्ट सेलिंग के बारे में समझाते हैं। हम इस बिज़नेस की अपॉर्च्युनिटीज़ के सामने रखते हैं। फिर भी कोई ना कोई ऐसा प्री कंसीव्ड नोशन होता है, कुछ ऐसी चीज़ें रह जाती हैं जिसकी वजह से हम बहुत सारी जो सेल्स है उसको हम क्लोज़ तक नहीं पहुँचा सकते या उसके एंड तक नहीं पहुँचा पाते। तो क्या रीज़न रह जाती है? क्या वजह रह जाती है? क्या कारण है जिसकी वजह से अ, हमें रिजल्ट्स नहीं मिल पाते? आज थोड़ी-सी बात उस पे करने की कोशिश करूँगा मैं और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग ध्यान से सुनेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग मेरी बातों को समझेंगे। लिखने से ज़्यादा समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि समझ गए तो वो बात ज़हन में बैठ जाती है और लिख लिख लिया तो शायद दोबारा पलट के भी देखने का मौका हमको कई बार नहीं मिल पाता है। तो बात मैं कर रहा था आपके साथ कंटेंट की, कि कंटेंट पे हम सब लोग बहुत काम करते हैं, लिखते हैं चीज़ों को कि अगर ये सवाल पूछेगा गेस्ट तो मैं उसको ये जवाब दूँगा, ये सवाल पूछेगा तो मैं उसको वो जवाब दूँगा। बट मेरा ऐसा मानना है कि ज़रूरी है, कंटेंट भी ज़रूरी है हमारे इस बिज़नेस के लिए, हमें पता तो होना चाहिए कि बात क्या करनी है। लेकिन कंटेंट से भी एक चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिसे मैं कहता हूँ इंटेंट। इंटेंट इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन कंटेंट। इंटेंट का क्या मतलब कहना चाह रहा हूँ मैं? इंटेंट का मतलब ये है कि पहली बात तो ये कि आप इस बिज़नेस में आए क्यों? क्या आपके इस बिज़नेस में आने का इरादा क्या है? आपने डायरेक्ट सेलिंग के इस प्लेटफ़ॉर्म को क्यों चूज़ करा? क्या आपने इस प्लेटफ़ॉर्म को सिर्फ़ इस वजह से चूज़ करा क्योंकि आपको ये लगा कि ये शायद बहुत जल्दी अमीर बनने का एक प्लेटफ़ॉर्म है, या रिच क्विक रिच स्कीम दैट, कि फटाफट जॉइन करेंगे और बहुत सारे पैसे आ जाएँगे। मैं अपने दोस्तों को जॉइन करा दूँगा, फिर वो काम करेंगे। मेरा क्या इंटेंट है इस बिज़नेस को जॉइन कराने का? खुद जॉइन करने का, पहली चीज़ तो ये। दूसरा इंटेंट हमें चेक करने की ज़रूरत है कि जब मैं इस बिज़नेस में काम करने जा रहा हूँ या मैं किसी एक इंसान को अप्रोच करने जा रहा हूँ, तो जब मैं उससे बात करता हूँ, तो मैं किस इंटेंट से बात करता हूँ? मैं किस इंटेंट से उसके साथ बात करता हूँ? मेरा इंटेंट क्या है जब मैं उसके साथ अपनी बातें रख रहा हूँ? क्या मैं उससे इसलिए बात कर रहा हूँ ताकि वो बस जॉइन कर ले, मेरा चेक बन जाए? 2 तरीके से चीज़ें देखी जा सकती हैं। कि या तो इंटेंट ये हो सकता है कि मैं दैट आई एम ऑन अ मिशन टू अर्न कमीशन, कि किसी भी तरीके से बस जॉइनिंग आती रहे और मेरा कमीशन बनता रहे। क्या ये एक इंटेंट है काम करने का? या दूसरा इंटेंट ये हो सकता है कि मैं एक बहुत लंबे विज़न के साथ काम करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो भी इंसान मेरे साथ इस बिज़नेस में जुड़ेगा, मैं पूरी ताकत लगाऊँगा मैं इसको आगे बढ़ाने में। वो मैं आई एम नॉट लूकिंग फॉर जस्ट सम सेल्स। I'm not looking for just for some business volume. I'm looking for business partners. For me, business volume uh, is not a big thing. Uh, Considering कि अगर इसको देखूं कि अगर बिजनेस पार्टनरशिप अगर मेरी बनती चली जाए और एक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप बनती चली जाए, तो जो उसका रिटर्न है वो अपने आप में बिजनेस वॉल्यूम से बहुत ज़्यादा हो जाता है। वो क्या नहीं, सो फॉर मी इट इज़ इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट कि आप किस इंटेंट से अपने किसी फ्रेंड को, अपने किसी रिलेटिव को, अपने किसी जानकार को, अपने किसी नीबर को, अपने किसी जान पहचान वाले को या अपने किसी अनजान इंसान को, किसी स्ट्रेंजर को अप्रोच कर रहे हैं। अगर आपकी आंखों में उसके लिए एक अच्छी फीलिंग है, अगर आपकी आंखों में उसके लिए एक अच्छा भविष्य है, अगर आप उसकी चिंता करते हैं,
अगर आप उसकी केयर करने के लिए आप उसके पास जा रहे हैं, अगर आपको ऐसा सही में लगता है कि आपके पास कुछ ऐसा है जिससे कि आप उसके भविष्य को ठीक कर सकते हैं, अगर आपको सही में लगता है कि आपके पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको उसके घरों में इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो अगर हम हमारे केस में अगर देखा जाए तो सीबकथॉर्न एक ऐसा प्रोडक्ट है जिससे कि हर एक घर तक पहुंचाना, हमें तो लगता है कि, मुझे तो ऐसा लगता है पर्सनली, और खासकर हम में से कई सारे लोगों को लगता है कि हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर एक अच्छी चीज़ है कहीं दुनिया में तो वो हर एक घर तक पहुंचनी चाहिए। तो क्या इंटेंट है मेरा कि मैं अच्छी चीज़ लोगों तक पहुंचाऊं? क्या इंटेंट है मेरा कि अगर मैं उसको ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी में साथ में दे रहा हूं तो मैं उसकी इतनी मदद करूंगा कि वो पैसा अच्छी तरीके से कमा पाए? आगे कितना बढ़ पाएगा ये तो आगे की बात है, लेकिन ये मेरा तो इंटेंट क्लियर है ना कि जब मैं उसको अप्रोच कर रहा हूँ तो मैं इस बात की पूरी कोशिश करूंगा कि जितना मुझे आता है या जितनी भगवान ने मुझे ताकत दी, मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा उस इंसान को आगे बढ़ाने में। ये मेरी सबसे पहली फॉर्मेलिटी। इंटेंट किस तरीके से होता है, अगर आप देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि इंटेंट एक ऐसे बलून की तरह है जिसमें आप कंटेंट नाम की कितनी भी हवा भर दो, लेकिन अगर आपके बलून में छेद है ना तो आपका बलून कभी फूलेगा नहीं, कभी नहीं फूल सकता। तो अगर इंटेंट मजबूत है तो कंटेंट काम आएगा, लेकिन अगर इंटेंट कमजोर है तो आपका कंटेंट भी फेल कर जाएगा। सो इट इज सो वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार मैंने देखा है, कई सारे ऐसे केसेस में मैंने देखा है कि बहुत स्मार्ट लोग होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस से होते हैं, आईआईटी से होते हैं, एनआईटी से होते हैं, और वो इस बिजनेस में आते हैं और अच्छी बातें करते हैं, बहुत इनोवेटिव तरीके से बातें करते हैं, टेक्निकली भी बहुत साउंड होते हैं, लेकिन वो किसी सेल को क्लोज करने में बिल्कुल भी फेल कर जाते हैं। कंटेंट उनके पास बहुत खतरनाक होता है, लेकिन शायद इंटेंट पे मात खा जाते हैं। वही मैंने कई बार देखा है, अगर हम सब लोग अगर अपने थर्सडे के कॉल्स में देखें, नाम बनाने का जब हम मौका देख रहे होते हैं, तो कई ऐसी छोटी दूर दराज नॉर्थ ईस्ट के किसी गांव से कोई छोटी सी बच्ची आ जाती है और कहती है कि सर मैंने आज 5 सेल क्लोज कर दिए, मैंने आज 10 सेल क्लोज कर दिया, आज मेरे इस महीने का बिजनेस वॉल्यूम 1 लाख का हो गया। ये छोटे छोटे बच्चे जिनके पास कोई स्किल्स नहीं आई है, जिनके पास कोई स्ट्रॉन्ग कंटेंट डेवलप नहीं हुआ है, जिनके पास कोई बहुत ज़्यादा स्मार्टनेस डेवलप नहीं हुई है, बट सिंस दे हैव अ very genuine belief on their products, they have a very genuine belief on their system, they have been genuinely rewarded by their system themselves। उनको खुद इस सिस्टम से इतना फायदा हुआ है कि उनको इस बात का एहसास हो गया है कि जब मैं ये सिस्टम किसी और के साथ शेयर करूंगा, अगर इस चीज ने मुझे इतना फायदा पहुंचाया है, दूसरों को तो जरूर फायदा पहुंचाएगी। तो जब ऐसा अप्रोच हम सब लोगों का बन जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सब लोगों को किसी इंसान को क्लोज करने में ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। लोग आपसे दूर नहीं भागेंगे, लोग आपसे छिटकेंगे नहीं, क्योंकि लोगों को ये नज़र आता है। लोगों को आपके शब्दों पे इतना भरोसा नहीं है। शब्द तो आज सबके पास बहुत अच्छे अच्छे हैं। आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी खोल के देख लें, हर एक इंसान ज्ञान ही बांट रहा है। अगर आप सोशल मीडिया खोल के देखें, इतनी अच्छी अच्छी बातें समझाई जाती हैं और सिखाई जाती हैं, लेकिन दुनिया का हाल देखा जाए तो दुनिया तो आज भी नीचे के नीचे जाती जा रही है। क्योंकि बातों में अच्छा होना ये तो बहुत आसान सा काम है, लेकिन उन बातों को खुद पहले अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर पाना ये एक मुश्किल काम है। इसलिए मैं कहता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत और डायरेक्ट सेलिंग में क्लोजिंग, दूसरों की तो हम बाद में करते हैं, सबसे पहले क्लोजिंग हमारी खुद की होती है कि क्या हम इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से अंदर और बाहर पूरी तरीके से रूबरू हो गए या नहीं हो गए, यानी कि पूरी तरीके से अंदर मेरे ये सिस्टम घुस गया है या नहीं गया है। क्या इसका जो पूरा बिलीफ सिस्टम है, क्या मुझे अंदर तक ये एहसास दिलाता है, या जब मैं प्रेजेंटेशन करता हूँ तो क्या मेरे रोंगटे खड़े होते हैं, क्या मुझे हाई मिलता है, वो हाई जो कई बार लोगों को नशा करने से मिलता है, क्या मुझे अपने बिजनेस को दूसरों के साथ शेयर करने में क्या मुझे वो हाई मिल रहा है। जब तक इन चीज़ों पे काम नहीं किया जा रहा, मुझे नहीं लगता कि हमें आ, वो चीज़ मिल पाएगी जिसकी हम तलाश कर रहे हैं, कि हमें फटाफट सेल्स मिल जाए, बिकॉज सेल्स आपकी बातों से नहीं मिलता। मैं आपको दोबारा कहना चाहूँगा कि ये बिजनेस स्मार्टनेस का बिजनेस इतना ज़्यादा नहीं है। स्मार्ट तो बनना ही है हम सब लोगों को, बट स्मार्टनेस से ज़्यादा जेन्यूननेस का बिजनेस है। इस बिजनेस में हम जितने जेन्यून हो पाएंगे, इस बिजनेस में हम यू नो जितने ओरिजिनल हो पाएंगे, हम इस बिजनेस में जितना प्योर इंटेंट के साथ मैदान में उतरेंगे, फील्ड में उतरेंगे, दूसरों की मदद करने की नीयत के साथ उतरेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि जो फॉलोअप करने की आपके अंदर जो धार होती है वो और भी शार्प होती चली जाती है। आप कितना भी चमकीला चाकू ले लें, तरबूज नहीं कटेगा। तरबूज तो उसी चाकू से कटेगा जिसमें धार होती है। और
धार वाली चाकू है, अगर उसको वापस चमकीला भी कर दिया जाए तो मज़ा ही आ जाए। तो मैं दोबारा कहना चाहता हूँ, इस धार को मैं जेन्युइननेस से कंपेयर करना चाहूँगा और आपकी चाकू की इस चमक को आपकी स्मार्टनेस से कंपेयर करना चाहूँगा। तो अगर उन दोनों में अगर कंपेयर करने की ज़रूरत पड़े तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जेन्युइननेस ज़्यादा जीतेगी आपकी उस स्मार्टनेस वाली क्वालिटी से, जहाँ पे हम बहुत स्मार्टली अपने आप को प्रेजेंट तो करते हैं लेकिन उस जेन्युइननेस को मिस कर जाते हैं। सो थोड़ा चेक करने की कोशिश है, अपने आप से बात करने की ज़रूरत है कि मैं इस बिज़नेस में क्यों, या दूसरों को इस बिज़नेस में लाने का मेरा इंटेंशन क्या है। अगर हम इस पे अगर अपने आप से बात करके एक सही नतीजे पे पहुँच जाते हैं और थोड़ा उस पे और ज़्यादा काम करते हैं, तो मेरा पूरा यकीन है कि बहुत, बहुत, बहुत स्ट्रॉन्गली आप मैदान में उतरेंगे, और जब मैदान में उतरेंगे तो फिर आप जिसको भी टच करेंगे, बातें आपको ज़्यादा बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आपको ज़्यादा लोगों तक लोगों को पुश करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप देखेंगे कि आप लोगों के पीछे नहीं भाग रहे हैं, लोग आपके पीछे भाग रहे हैं। एक ऐसा वक़्त भी आप इस बिज़नेस में करते हो। मुझे याद है कि मैंने अपने हॉस्टल से जब इस बिज़नेस को शुरू करा था, तो शुरुआत में मैं लोगों के पीछे भाग रहा होता था कि मुझे सेल चाहिए, सेल चाहिए, सेल चाहिए। लेकिन जिस दिन मुझे इस बात का एहसास हो गया कि मैं अपनी मेहनत को या अपनी इंटेंसिटी को या अपने काम करने के इंटेंट को अगर मैंने बहुत स्ट्रांगली अपने अंदर डेवलप कर लिया, तो एक वक्त तो आएगा जहाँ पे हर एक इंसान को एहसास होगा कि रघु सिर्फ सेल की बात नहीं कर रहा, रघु सिर्फ मुझे ज्वाइन करवाने के लिए इतनी मेहनत नहीं कर रहा। मैं तो हमेशा अपने दोस्तों को कहता भी था कि तुझे क्या लगता है कि तेरे ज्वाइन करने से मैं अमीर बन जाऊंगा? तेरे ज्वाइन करने से मैं अमीर नहीं बनूंगा, क्योंकि तेरे ज्वाइन करने से जितना पैसा आएगा, इससे ज़्यादा पैसा तो मैं तेरे पे खर्च कर दूंगा। बात यहाँ पे तेरे ज्वाइन करने के मेरे पैसे आने से नहीं है, बात यहाँ पे हम दोनों की दोस्ती से बनने वाले उस बड़े नेटवर्क की है, हम दोनों की पार्टनरशिप से बनने वाले उस बड़े विजन की है। मैं अपने दोस्तों को कहता था कि इस पूरे मुंबई शहर पे राज करेंगे, तो साथ तो दे, अपन कुछ बड़ा मुकाम हासिल करके दिखाएंगे, साथ तो दे। तो जब इस तरीके की बातें जब आप अपने आसपास के लोगों के साथ शेयर करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो एक छोटी सोच वाली जो व्यक्तित्व है और जो छोटी सोच वाली धारणा होती है लोगों की कि ऐसे ही बस ज्वाइन करवाने के लिए मेरे पीछे पड़ा है, कि इसका कमीशन बनेगा इसलिए मेरे पीछे पड़ा है, तो उसको इस बात का एहसास दिलाना पड़ेगा कि इतना कमीशन तो क्या है, इतने कमीशन की तो मैं हमारे यहाँ लोग चाय पी के फेंक दिया करते हैं। इट इज़ नॉट अबाउट कमीशन, इट इज़ ऑल अबाउट creating a genuine, stable and a permanent career of what I am saying to you right now. तो जब बात जेन्युइननेस की होती है, तो कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि हम सब लोग अगर थोड़ा सा चेंज करें, तो मुझे लगता है कि हम लोग रिजल्ट की तरफ ज़्यादा मूव कर पाएंगे। क्या चीज़ें? पहली चीज़ तो ये कि हमें लगता है कि हम इस बिजनेस में वन सेकेंड, यस, unable to this black mark is not going. So हम इस बिजनेस में हमें लगता है कि ये बोलने का बिजनेस है। पहली चीज थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा कि हम सब लोगों को लगता है कि ये बिजनेस बोलने का बिजनेस। हम किसी दोस्त के पास पहुंच गए, हम किसी रिलेटिव के पास पहुंच गए और बड़ 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 बोलना शुरू कर दिया। मुझे नहीं लगता ऐसा, मुझे नहीं लगता है कि ये सही अप्रोच है। मुझे लगता है कि बोलने से ज़्यादा ये सुनने का बिजनेस है, बोलने से ज़्यादा ये बोलने देने का बिजनेस है। आप ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि ये बात सामने वाले तक पहुंच रही है, लेकिन अगर आप ज़्यादा सुन पाएँ तो मुझे ऐसा इलाज कर पाएंगे। इस बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों के साथ एम्पथाइज करें। एम्पथाइज का क्या मतलब होता है? एम्पथाइज का मतलब होता है कि आप उनकी केयर करें, आप उनके कंसर्न्स को समझें, आप उन प्रॉब्लम को समझें, आप उनके पेन को समझें, लेकिन आप उनकी पेन को समझ के उसका सोल्यूशन दें। सिर्फ अपनी सोच को सिर्फ दूसरों पे थोप देने से आप सेल को क्लोज तक नहीं पहुंचा पाएंगे।
आपको लगता है सीबक थॉर्न बहुत अच्छा है, वेल एंड गुड। आपको लगता है ये बिजनेस बहुत अच्छा है, वेल एंड गुड। लेकिन जिस तरीके से आपको लगता है, अभी सामने वाले को नहीं लगता है कि ये इतनी अच्छी चीज है, उसको इतनी जरूरत अभी नहीं समझ में आई है। हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज है वो जो जो ढूंढ रहा है, जिस पॉइंट को वो एड्रेस करवाना चाहता है, वो पॉइंट तो आप शायद बात ही नहीं कर रहे हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हम जो सोच रहे हैं, हम अपने ओपिनियन को दूसरों तक ज्यादा पुश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन शायद वो बात उसके ऊपर से जा रही होती है। तो पहला रूल ये कहता है कि इस बिजनेस में बोलने से ज्यादा आपको सुनना चाहिए, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज ये है कि आपको इस बिजनेस में किसी भी चीज का जवाब देने से पहले सवाल पूछने चाहिए। आस्क क्वेश्चंस, आस्क क्वेश्चंस इनटू दिस बिजनेस। आपको सवाल पूछने, एंड यू हैव टू आस्क द राइट क्वेश्चंस। अच्छे सवाल पूछने आने चाहिए। अगर आपका इंटेंट अच्छा है और अगर आप उसका भविष्य चाहते हैं, तो आपके पास खुद ही ऐसे सवाल आ जाएंगे जहां पे आपको लगेगा कि हाँ, जेन्युइन कंसर्न्स हैं और क्या आपके पास ऐसी कुछ चीजें हैं जिससे कि आप उसके कंसर्न्स को सॉल्व कर सकते हैं। पहला सवाल, जब अब प्रेजेंटेशन खत्म होती है, आप सब लोगों को भी पता है कि जब प्रेजेंटेशन खत्म होती है, लोग एक्साइटेड होते हैं और बहुत कुछ हाई चल रहा होता है। और उस प्रेजेंटेशन के राइट माहौल में अगर आपने राइट सवाल नहीं पूछे, तो मुझे लगता है कि आपने राइट पेन पॉइंट को टच नहीं करा। तो फर्स्ट क्वेश्चन, और सवाल भी ऐसे होने चाहिए जिसका जवाब आपको पहले से ही पता हो, कि जिसका जवाब थोड़ा पॉजिटिव ही आए। ऐसे सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं है जहाँ पे आपको लगे कि उसका जवाब नेगेटिव ही आएगा। हर एक इंसान को, देखिए, इंसान नेगेटिव ही है। अगर आप ऐसे सवाल पूछोगे जिसमें नेगेटिव जवाब मिले, तो वो कोशिश करके आपको नेगेटिव ही जवाब देगा। तो कोशिश करिए कि आपका जो सवाल हो ऐसा है कि उसके नतीजे हमेशा पॉजिटिव आए। तो पहला सवाल, प्रेजेंटेशन जब खत्म होती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें पहला सवाल ये पूछना चाहिए, सबसे अच्छा क्या लगा। क्या इस सवाल का नेगेटिव जवाब आ सकता है? बहुत रेयर है। कोई बंदा अगर सिर्फ मस्ती करने के मूड में है तभी, नहीं तो अदरवाइज इस सवाल का जवाब हमेशा पॉजिटिव ही आएगा कि आपको सबसे अच्छा क्या लगा। आपको प्रेजेंटेशन में सबसे, आपको प्रोडक्ट्स अच्छे लगे सीबक थॉर्न के बारे में, आपको यहाँ से जो लोग बिजनेस करने की एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, रेसिडुअल इनकम मिल रही है, वो अच्छा लगा, या आपको छोटे छोटे बच्चों की टेस्टिमोनियल अच्छी लगी, या आपको लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्डिंग अच्छा लगा, या जो लोगों की स्किल्स डेवलप हुई, क्या ऐसा पार्ट था जो आपको अच्छा लगा। तो यू शुड आस्क दैट क्वेश्चन। और जब आपके पास इस पहले सवाल का आंसर होता है, तो आपको भी पता है कि ट्रिपल एफ आपकी अपलाइंस ने आपको सिखाया, और आप उसको एड्रेस करिए कि हाँ, बिल्कुल सही बात है कि मुझे भी ये बात बहुत अच्छी लगी थी सिस्टम की, कि मुझे भी इसके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगे, और मुझे लगा है कि अगर सही मायने में ये प्रोडक्ट अगर इतने अच्छे हैं और मार्केट से भी सस्ती कीमत पे मिल सकते हैं, अगर प्राइसिंग वाइज भी अच्छी है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही कि मैं अपने उन प्रोडक्ट्स को अच्छे प्रोडक्ट्स के साथ क्यों ना रिप्लेस करूं। मुझे इसकी कोई प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही। तो अगर अगर ये चीज क्लियर हो जाती है कि आपने उससे पूछ लिया कि उसको क्या अच्छा लगा, तब आपके दिमाग में क्या चल रहा है? आपके दिमाग में ये चल रहा है कि मैं तो चाहता हूं कि ये अच्छा बिजनेस करे, लेकिन क्या ये पहले तैयार हो रहा है? सवाल ऐसे क्यों पूछूं कि मेरी जरूरत है? सवाल ऐसे होने चाहिए ना कि उसकी जरूरत है। दुनिया में अगर आप किसी को भी ये दिखाओगे कि तुम उसे कुछ बेचना चाहते हो, चाहे उसकी कितनी भी जरूरत वाली चीज हो, वो नहीं खरीदेगा। नोबडी लाइक्स टू गेट सोल्ड। कोई भी इंसान बिकना नहीं चाहता। बिकना इन द सेंस कि आप देख लीजिए कि अगर आप किसी शोरूम में जा रहे हैं, और शोरूम में जाने के बाद अगर कोई सेल्समैन है जो आपके नजदीक नजदीक चिपक चिपक के चल रहा होता है, तो आप बड़े अनकंफर्टेबल से महसूस हो जाते हैं। हालांकि आप खुद ही उस शोरूम में घुसे, आपका खुद ही मन कुछ खरीदने का, लेकिन फिर भी अगर कोई दूसरा इंसान आपके पास नजदीक आता चला जाता है, तो आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है, बिकॉज वी डोंट लाइक, हमें लगता है कि जब मुझे जरूरत होगी तब हम खुद ले लेंगे, हम खुद आपकी सर्विसेज ले लेंगे, हम आपको खुद बुला लेंगे। सो वी डोंट लाइक टू गेट सोल्ड। दुनिया में कोई भी इंसान इस चीज को पसंद नहीं करता। लेकिन आप जब इस बिजनेस को किसी के साथ दे रहे हैं, और अगर आपका अप्रोच इस बिजनेस को देते वक्त ऐसा रहा कि जरूरत आपकी है और उसकी नहीं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप उस सेल को क्लोज तक नहीं पहुंचा पाएंगे।
हमेशा इस बिजनेस को इस तरीके से डिलीवर करना चाहिए, हमेशा इस बिजनेस को इस तरीके से डिलीवर करना चाहिए कि मेरे पास कुछ ऐसा है जिससे तेरी मदद हो सकती है, मेरे पास कुछ ऐसा है जिससे कि तेरी इनकम में कुछ बढ़ोतरी हो सकती है, मेरे पास कुछ ऐसा है जिससे कि तू पार्ट टाइम में कुछ पैसा कमा सकता है, मेरे पास कुछ ऐसा है जिससे कि एक एडिशनल इनकम घर पहुंच सकती है, मेरे पास कुछ ऐसा है जिससे कि एक ऑल्टरनेट करियर डेवलप किया जा सकता है। सो आई हैव अ सॉल्यूशन, आई एम नॉट कमिंग फॉर टेकिंग मनी फ्रॉम यू, मैं आपसे पैसे लेने के लिए नहीं आ रहा, मैं आपको कोई एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने के लिए आ रहा हूँ। ये अगर आपका मानना है तब आप उससे 2 सवाल पूछोगे। दूसरा सवाल ये होगा कि अगर आपको पता है कि आपके पास सॉल्यूशन है और उसके पास एक प्रॉब्लम है, तो आपका सवाल ये होना चाहिए कि कितना टाइम दोगे या कितना टाइम दे सकते हो। अगर तुम्हें लगता है कि चीज़ अच्छी है, कि बिजनेस अच्छा है, यहाँ पे लोग तरक्की कर रहे हैं, तो मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि तुम कितना टाइम दोगे इस बिजनेस में, हाउ मच टाइम आर यू विलिंग टू गिव। क्योंकि लोग कई बार बोलते हैं मेरे पास टाइम ही नहीं है, ये ही नहीं है, मतलब मैं करना चाहता हूँ, सब अच्छा है, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं। तो आपने पहले ही इस चीज़ को पूछ लिया कितना टाइम दे सकते हो, दिन का 2 घंटा, हफ्ते का 7 घंटा, 5 घंटा, हाउ मच टाइम यू आर विलिंग टू गिव। ओके, जब उसने वो टाइम आपको बता दिया, आपने अपनी डायरी में लिख दिया। जब आप उसकी कंसर्न्स को अपने सामने लिख रहे होते हैं अपनी डायरी में, तो इसका मतलब है कि एक साइकोलॉजिकल मैसेज सामने वाले के पास पहुंच रहा है कि तुम सीरियसली उसकी लाइफ में इंटरेस्टेड हो, तुम सीरियसली उसके बारे में कुछ अच्छा सोच रहे हो, तुम सीरियसली उसकी मदद करना चाहते हो। सो यू हैव टू कम एज अ कंसल्टेंट, नॉट एज अ salesman. There's a difference between a person who is coming as a consultant and there's a person who's going as a salesman. Then third question कि पार्ट टाइम अगर करके शुरू भी करो तो आपको क्या लगता है कि कितना पैसा कमाना चाहोगे? गुड क्वेश्चन, एवरीबॉडी इज इंटरेस्टेड इन अर्निंग मनी। कितना पैसा कमाना चाहोगे? He will say कि 10,000 भी आ जाए तो अच्छा है, 15,000 भी तो आ जाए तो अच्छा है, 5,000 भी आ जाए पार्ट टाइम में तो क्या ही बुरा है। देन यू से कि मुझे भी ऐसा ही लगता था कि 5,000 10,000 भी आ जाए तो अच्छा है, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि शुरुआत में तो लग रहा था 5,000 भी आ जाए, लेकिन आज तो मैं इतनी अच्छी खासी इनकम भी जनरेट कर पा रहा हूँ। सो यू हैव टू यू कैन शेयर योर इनकम ओवर देयर, बट ये तो पक्का ही हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं, ये तो आराम से आप कर सकते हैं। इट इज़ सो ईजी टू अर्न 5,000 6,000 10,000 रुपीज़ फ्रॉम ये तो बाएं हाथ का खेल है। हम हमेशा इस बिजनेस को बहुत आसान बिजनेस बना के दिखाते हैं, हम कभी भी इस बिजनेस को ऐसा नहीं दिखाते कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम कभी भी इस बिजनेस को ऐसा नहीं दिखाते कि हम बस सब दिन रात एक करके बैठ गए हैं और पूरा पसीना बहाए जा रहे हैं और तेल भी नहीं निकल रहा, कुछ भी नहीं। वी हैव टू नो दैट दिस बिजनेस इज अ इजी बिजनेस। ऑब्वियसली देखा जाए तो ये बिजनेस जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं आपके लिए बहुत आसान होता चला जाता है। एंड द फोर्थ क्वेश्चन व्हिच यू कैन आस्क फ्रॉम योर पीपल, कि जैसे कि अगर हमारे बायोसैश के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम कहें कि कौन से पैकेज से शुरू करना चाहोगे, पहला सवाल कि आपको सबसे अच्छा क्या लगा, दूसरा सवाल कितना टाइम दोगे, तीसरा सवाल कितने पैसे कमाना चाहते हो, और चौथा सवाल आपका ये हो सकता है कि कौन से पैकेज से शुरू करना चाहोगे, 5,000 से, 10,000 से, 20,000 से। ऑल ऑप्शंस आर ओपन। 5,000 से, 10,000 से, 20,000 से, आप कौन से पैकेज से शुरू करना चाहोगे। यू हैव टू ऑलवेज गो टुवर्ड्स द क्लोजिंग ऑफ द सेल। आपको हमेशा सेल क्लोजिंग के आसपास, क्लोज करने के आसपास जाना चाहिए। हम सब लोगों की बुरी आदत क्या है, हम आसपास की बहुत सारी बातें करते हैं, वी विल सर्कल अराउंड द पर्सन बट विल नॉट कम टू द पॉइंट। हम पॉइंट पे नहीं आते, हम कभी ये नहीं बात करते कि अब शुरू करते हैं, हम कभी ये नहीं बात करते। हम कभी पैसे मांगने में घबराने लगते हैं, जैसे कि आप पैसे इसलिए मांग रहे हो जैसे कि आप उसके पैसे को रख लोगे। आप कहाँ उसके पैसे को रख लेते हो, आप अपने उस पैसे को कंपनी के पास ट्रांसफर करते हो, कंपनी उनको प्रोडक्ट देती है, आप उनको फिर ट्रेनिंग देते हो, लीडरशिप वर्कशॉप्स कराते हो और उनके साथ लग के मेहनत करते हो। तो इन सारी चीजों के प्रोसेस में घबराहट किस बात की, इसमें परस्यू करने की दिक्कत कहाँ है। अगर मुझे पता है कि मैं अगर इतनी अच्छी चीज सामने वाले को दे रहा हूं तो इसमें घबराहट की कोई गुंजाइश समझ में नहीं आती। सो मैं हमेशा क्लोज करने की तरफ कोशिश करूंगा कि ठीक है, अगर आपको सब समझ में आ गया तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर 2-3 घंटे दे सकते हो अगर दिन के, और
तो बड़े आराम से 5 से 10,000 जो आपकी थिंकिंग है वहाँ तक तो बड़े आराम से पहुँच सकते हो। लेकिन अगर ज़्यादा वक्त दोगे तो ज़्यादा भी पैसा आएगा, लेकिन मैं शुरुआती के लिए कह सकता हूँ कि इतना काफ़ी है। सो किस पैकेज से शुरू करना चाहोगे? 5,000 से, 10,000 से, 20,000 से, किस पैकेज से शुरू करना चाहोगे? मेरा सजेशन 10,000 से शुरू करो, क्योंकि 5,000 बहुत छोटा हो जाता है, इसमें प्रोडक्ट्स नहीं आते, और 20,000 अगर तुम्हारे लिए अफोर्डेबल लगता है तो यू कैन स्टार्ट विद 20,000 आल्सो। मोस्ट ऑफ द पीपल आर स्टार्टिंग विद 20,000, बट आई पर्टिकुलरली फील कि अगर स्टार्ट करना चाहते हो तो 10,000 से भी शुरू करोगे तो बुरा नहीं। जी, तो आप इस पूरी बातचीत के कार्य इसमें अगर आप देखेंगे तो आप हमेशा उसके कंसर्न्स को अप्रोच कर रहे हैं। आप हमेशा ये दिखा रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए कंसर्न करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए केयर करता हूँ, और एक्चुअली में आप सिर्फ दिखा नहीं रहे हैं, आप एक्चुअली में उसके लिए कंसर्न रख रहे हैं, आप एक्चुअली में उसके लिए केयर रख रहे हैं, आप उसकी प्रॉब्लम्स को जेन्युइनली सॉल्व करना चाहते हैं। दैट शुड बी द मेन पॉइंट, यू नो। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप अच्छे सवाल पूछें। अब तो ये आइडियल सिचुएशन हो गई कि हमने ये चारों सवाल पूछे और ये चारों सवाल के जवाब पॉजिटिव आ गए, और उसने हाँ बोल दिया, और यू नो फटाफट सेल आ गई। आप सब लोग भी जानते हैं कि कितनी सिचुएशंस में ऐसा होता है, ऐसे हर सिचुएशन में नहीं होता। बट येस, दिस इज द वे टू अप्रोच, दिस इज द वे टू गो फॉर फॉलोअप। फॉलोअप के लिए एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मुझे ऐसा लगता है कि आप जितना इसको पर्सनल लेवल पे कर पाएं, गिवन द सिचुएशन ऑफ लॉकडाउन थोड़ा सा डिफिकल्ट है पर्सनल लेवल पे फॉलोअप करना, लेकिन अगर आप इसको जितना पर्सनल 1-to-1 फॉलोअप कर पाएं उतना अच्छा रहेगा। हमें से कई सारे लोग फॉलोअप को फोन पे निपटाने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सर मैंने फॉलोअप ले लिया, उसका जवाब नो आया। मेरा तो ये मानना है कि अगर जवाब नो आया तो आपने फॉलोअप लिया ही नहीं। आपका फॉलोअप शुरू ही तब होता है जब उसने नो बोला। नो बोलने से पहले तक तो उसकी प्रेजेंटेशन काम कर रही है। अगर उसने नो बोल दिया और उसके बाद जब आपका फॉलोअप शुरू हुआ और उस नो को अगर आपने यस में कन्वर्ट किया, दैट मीन्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपने एक सक्सेसफुल फॉलोअप किया। नहीं तो अदरवाइज एक इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए तो ऑलरेडी प्रेजेंटेशन काफी थी। अगर आप सिर्फ लगता है कि फॉलोअप में आप उससे पूछने गए हो कि अच्छा तुम ज्वाइन करना चाहते हो, तो ये पूछने का काम को फॉलोअप नहीं कहा जाता। फॉलोअप का मतलब है कि उसके जो कंसर्न्स हैं, उसके जो ऑब्जेक्शंस हैं, उसके जो डाउट्स हैं, उसकी जो परेशानियां हैं, उसका जो डिस्कम्फर्ट है, आप उसको हल्का कर पाएं। दैट इज व्हाट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ अस कि हम जाएं। और 85% अगर आप देखेंगे कि किसी भी सेल को एग्जीक्यूट करने में, अगर आप इस नंबर को बढ़ाना भी चाहें तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, मैक्सिमम सेल्स जो एग्जीक्यूट होती है उसमें कहीं ना कहीं फॉलोअप का बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन। तो ये एक ऐसा पॉइंट नहीं है जिसको हम और आप इग्नोर कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस का भी विषय है, ये कॉन्फिडेंस का भी विषय है, ये एटीट्यूड का भी विषय है। एटीट्यूड बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आप उसकी आंखों में देख के बात कर पाएं, इस किस्म का एटीट्यूड होना चाहिए। आपकी बॉडी लैंग्वेज सुप्रीम हो, आपके चेहरे पे एक अच्छी स्माइल हो। कई सारे फॉलोअप तो मैंने ऐसे करे हैं कि लोग सवाल पूछते तो मैं सिर्फ स्माइल करता रहता था, उसको खुद ही लगता था कि कैसा ही बेवकूफ वाला तो कि आपको बहुत ज्यादा बोलना, बहुत कम बोल के भी आप अपनी बातों को रख सकते हैं। एटीट्यूड के साथ जब आप अपनी बातों को, एटीट्यूड मतलब घमंड नहीं समझेंगे, एटीट्यूड का मतलब है कॉन्फिडेंस की क्या बात करूं मैं, तुम्हें क्या बता रहा हूं और तुम क्या बात कर रहे हो। तो इस टाइप का जो एक अप्रोच है आपका आपके बिजनेस के प्रति, इस टाइप का जो अप्रोच है आपका, इस टाइप का जो कॉन्फिडेंस है आपका अपने काम के प्रति, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक विश्वास दिला पाएंगे कि जो मैं बोल रहा हूँ या जो आप बोल रहे हैं उसमें बात है। ऐसे ही कोई इतना कॉन्फिडेंट नहीं होता, ऐसे ही किसी की आंखें इतनी नहीं बोलती, ऐसे ही किसी के अंदर इतना जज्बा पैदा नहीं होता। इसके लिए जरूर कुछ ना कुछ ऐसी बात है जो शायद मुझे समझ में नहीं आ रही, लेकिन इसको समझ में आ रही, तभी शायद इतना मजबूती से मेरे सामने अपनी बातों को रख रहा है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू हैव a very right kind of attitude, right kind of confidence, a smiling face and the ability to see in the eyes. आप आंखों में देख के बात कर पाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे इस बिजनेस के लिए। तो ये पर्सनल लेवल पे आप अपने अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो चेंज करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि जिसको, और फॉलोअप के लिए अपलाइंस को यूज कम करें, खुद ही करें फॉलोअप, जितना हो सके खुद फॉलोअप करो, क्योंकि एक फॉलोअप से ना आएगा, 2 से ना आएगा, 4 से ना आएगा, लेकिन कब तक ना आएगा। आप हर बार इंप्रूव भी तो करेंगे, आप हर बार सीखेंगे भी तो। ऐसा थोड़ी है कि आप
लोग आपको ना ही कहते जा रहे हैं और आप सीख ही नहीं रहे हैं। और जितनी बार आप फॉलोअप करोगे उतनी बार कुछ नई लर्निंग आएगी। हर फॉलोअप का आपके पास 3 रिजल्ट आता है, या तो यस या नो, या तीसरा एक लर्निंग। और हर लर्निंग के बाद आप हर नो को यस में कन्वर्ट करने की तरफ ज़्यादा बढ़ पाते हैं। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू स्टार्ट लर्निंग विद फॉलोअप। जितनी जल्दी हो सके खुद से करना शुरू करो, टाइम दो। किसी के साथ हड़बड़ी में जाके फॉलोअप मत करो। एक फॉलोअप कम से कम आधे घंटे का होना चाहिए। उसके साथ बैठो, पहले उसको बात का एहसास मत होने दो कि आप कुछ लेने आए हो या आप कुछ कन्विंस करने आए हो। आप उससे कंफर्टेबली बात करो, कंधे पे हाथ रख के बात करो, दोस्ती करके बात करो। अगर दोस्त है ऑलरेडी तो और उसको कंफर्टेबल करो। कभी आपकी ज़बान ना लड़खड़ाए। हमेशा आपका एक कंसर्न और केयर वाला एटीट्यूड इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने गेस्ट के साथ शेयर करो। फॉलोअप करते वक्त आजकल कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि जब आप फ़ोन करते हैं तो सामने से फ़ोन नहीं उठता, तो बात ही सारी अधूरी रह जाती है। मेरा ये मानना है कि हम लोगों को फॉलोअप के वक्त जब आप फॉलोअप करें तो आप दूसरा नंबर यूज़ करो, दूसरे नंबर से फ़ोन कर लिया करो, ताकि वो चिंता ही खत्म हो जाएगी कि फ़ोन नहीं उठेगा। जब फ़ोन उठ गया तब उसके बाद तो बात तो आपके हाथ में है, अभी आप बात कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, नीड कभी भी जब हम नहीं दिखाते हैं, तो मान लीजिए अगर आपने कॉल किया और सामने वाले गेस्ट के पास फ़ोन गया और उसने फ़ोन नहीं उठाया, सामने से उसका जवाब आया, जवाब आते ही आपको पहले रिंग में उसका फ़ोन नहीं उठाना। अब अगर आपका कॉल गया है और उसने फ़ोन नहीं उठाया है, तो आपको भी मेक श्योर करना है कि जब उसका कॉल आए तो पहली बार में आप भी फ़ोन नहीं उठाओ। गिव टाइम। मुझे पता है कि थोड़ी सी हड़बड़ाहट हो जाती है कि भाई फ़ोन उठाएं, बताएं, कन्विंस करें, समझाएं सारी चीज़ों को, बट नो, बिकॉज आपके पास और भी बहुत सारे काम हैं। ऑलवेज साउंड बिजी, बहुत बिजी साउंड करो। ऐसा नहीं है कि आप खाली बैठे हो और आप सिर्फ उसके लिए बैठे हो और वो जब आएगा वेट कर रहे हो कि आप थाली लेके उसकी आरती उतारोगे और जैसे ही वो ज्वाइन करेगा एक माला पहनाओगे, शॉल उड़ाओगे ना। ऐसा नहीं है, आपके पास बहुत काम है, बहुत 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 काम है। इतना काम है कि वो आए नहीं आए आपको फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, वो आए तो उसको ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, आपको थोड़ा फ़र्क पड़ता है। ऑब्वियसली आपका दोस्त आएगा तो आपको अच्छा ही लगेगा, लेकिन येस, ऐसा नहीं है कि आप मतलब कभी खुशी कभी गम में जया बच्चन की तरह वेट कर रहे हो कि वो आएगा, या करण अर्जुन की माँ की तरह वेट कर रहे हो कि मेरे बच्चे। ऐसा नहीं है। आप बस ये है कि आपकी नीड नहीं है, नीड ज़्यादा उसकी है। आपको लग रहा है कि आपकी नीड ज़्यादा है, बट मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि आपकी नीड बहुत कम है। उसके ज्वाइन करने से आपको 200-400 रुपये मिलेंगे, इतना आप उस पर खर्च कर दोगे। लेकिन जब वो ज्वाइन करता है तो 10,000 के साथ या 20,000 से करता है तो उसको 12,000 15,000 की फ्री प्रोडक्ट्स मिलते हैं। जितना अमाउंट का ज्वाइन किया उसका प्रोडक्ट मिलता है, प्लस आपकी ट्रेनिंग मिलती है, अपलाइंस के साथ उसका रूबरू होना मिलता है, प्लस उसको अच्छे माहौल में वो थोड़ा सा ग्रो करता है, लाइफ के लिए सीरियस होता है, सोच अच्छी होती है। क्या चाहिए? एक ऐसा बिजनेस आप उसको दे रहे हैं जिस बिजनेस में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई बॉस नहीं है, कोई लॉस नहीं है, घर से होता है और हम सिखाने के लिए रेडी हैं। जब इतना शानदार बिजनेस आप किसी को दे रहे हैं तो आपके पास कभी भी नीडी होने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। एटीट्यूड में नहीं आएगी, ज्वाइनिंग नहीं आएगी, लेकिन एटीट्यूड भी नीचे नहीं होगा। ये आरटीओ की सबसे पहली, आरटीओ के हर एक एसोसिएट की सबसे पहली नीड है। जो मैं कह रहा हूँ कि इंटेंट मेरा बहुत स्ट्रांग है काम करने का, मेरी इच्छा शक्ति बहुत स्ट्रांग है काम करने की, लेकिन झुक के काम करना ये मेरे पर्सनल व्यक्तित्व से बहुत परे वाली चीज़ है, मेरी पर्सनल एटीट्यूड्स। क्योंकि मेरा ये मानना है कि तुम नहीं तो कोई और, कोई और नहीं तो कोई और, लेकिन तुम तो बहुत अच्छे हैं। अगर तुम आ जाओ तो बहुत अच्छा है, नहीं तो पूरी दुनिया पड़ी है। और मुझे वैसे भी रघु टेकरीवाल सर ने बताया है कि 130 करोड़ की जनता में सिर्फ मुझे 1,000 लोगों की जरूरत है, और जिस दिन मैंने 1,000 लोगों का नेटवर्क बना दिया उस दिन मेरी इनकम 5 लाख की हो जाएगी। उस दिन जब तुम मेरी इनकम देख के मेरे पास आओगे तब शायद आप 1,000 में एक होगे और मेरी शायद ज़रूरत बहुत कम हो चुकी होगी, लेकिन तब भी मेरी इंटेंसिटी और मेरी आरटीओ की लर्निंग इतनी स्ट्रांग रहेगी कि मैं तब भी तुम्हारे साथ उतनी ही मेहनत करने के लिए रेडी रहूंगा जितनी मेहनत मैं पहले दिन के लिए कर रहा था तुम्हारे साथ। ये तो मेरी लर्निंग है, लेकिन फिर भी नीड नहीं है। नीड मेरी कम है और आपकी ज़्यादा है। ज़्यादा कम की बात भी नहीं, नीड दोनों की है। इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ ऑफ अस। जब हम इस तरीके से अपने बातों को दूसरों के सामने रखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके सुनने समझने की शक्ति बढ़ जाती है। तो कभी भी ये मत दिखाओ कि आपकी ज़रूरत है। उनका फ़ोन नहीं उठा तो आपका भी नहीं उठेगा, और आपका कॉल भी फिर आधे घंटे के बाद जाएगा उसके पास कि सॉरी मेरी मीटिंग चल रही थी,
मैं आपसे बात नहीं कर पाया, बताइए कैसे मदद कर सकता हूँ आपकी? टॉक विद एटीट्यूड, टॉक विद यू नो लिटिल पनाश, टॉक विद लिटिल ग्रेस, टॉक विद लिटिल ऑरा। थोड़ा सा बात करते वक्त आपके अंदर यूनिकनेस होनी चाहिए। डोंट टॉक लाइक अ सेल्समैन, डोंट टॉक लाइक अ पर्सन जिसने कि बस एक नया ज्वाइन किया है और बस वो उतर गया है सेल करने के लिए। ये हैबिट्स हैं, ये बातें हैं जो आपको डेवलप करनी पड़ेगी। मुझे पता है कि करते 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 आपको बहुत अच्छा आ जाएगा, लेकिन ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए कि इस चीज़ को मुझे अपने अंदर डालना है। मैं अच्छे तरीके से आज बात करूंगा, कल तो ये मेरे अंदर आ जाएगी, मेरी आदत बन जाएगी। सो मेरी जो बातें हुई अभी, इसमें कुछ क्वेश्चंस जब मैंने उनके सामने पूछे, तो एक आइडियल क्वेश्चंस थे जो हम पूछ सकते हैं अपने गेस्ट के साथ, जिसकी ज़रूरी नहीं है कि आपको आइडियल आंसर्स मिलेंगे, उनके ऑब्जेक्शंस आएंगे, बट यू should also be able to handle the objections in a right attitude, right approach. अगर ये है हम सब लोगों के अंदर अप्रोच, तो ऑब्जेक्शन से कभी घबराहट नहीं होगी, डर नहीं लगेगा। उसके ना से तो मतलब जैसे ही किसी का ना आएगा तो आप सेलिब्रेट करने की कोशिश करोगे, क्योंकि आपके अप्लायंस ने आपको पहले ही बता रखा होगा कि जिस दिन आपकी ज़िंदगी में मैक्सिमम ना आ जाएंगे, उसके बाद सारी हाँ ही शुरू होती है। तो हर ना को भी सेलिब्रेट करने का एटीट्यूड रख सकते हैं। डिसअपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग हैं दुनिया में, 130 करोड़ की जनता है। आप थोड़ा धीरे भी चलो, कछुए की स्पीड से भी चलोगे तो भी बहुत अच्छी बिजनेस की नींव बन जाएगी। आज अगर कोई कॉलेज में कोई अगर फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में या फर्स्ट ईयर ऑफ बीएससी या बीकॉम में अगर शुरू कर रहा है, वो 4 साल में कितनी भी स्पीड से कॉलेज पास करने की कोशिश करे, लेकिन वो 4 साल से पहले पास नहीं कर सकता। लेकिन आप कितनी भी स्लो काम करने की कोशिश करो, आप 4 साल में 1000 का नेटवर्क बना ही लोगे। तो जब वो 4 साल के बाद कॉलेज खत्म करके अपने 4 लाख रुपए की जॉब की प्लेसमेंट के पीछे भाग रहा होगा, आप उस वक्त महीने का 4-5 लाख रुपए कमा रहे होंगे। सो यू डोंट नीड टू वरी एट ऑल। चिंता की तो कोई बात ही नहीं है, बिल्कुल भी बात नहीं है। और ना से घबराने की तो बिल्कुल जरूरत ही है। ना तो हमें इस तरीके से प्यारा होना चाहिए जैसे सोल्जर अगर बॉर्डर पे होता है, उसको गोली से जितना प्यार होता है, वैसे वो गोली जो सीधा दिल में ना लगे, इधर उधर लग के चली जाए, क्योंकि जान बचानी जरूरी है। ऐसी कोई ना जो आपको मार के चली जाए, ऐसी ना से बचने की जरूरत है। ऐसा कोई नेगेटिव गेस्ट जो आपको नेगेटिव करके चला जाए, दुनिया में मुझे तो नहीं मिला। अगर आपको मिल गया, अगर मेरे 15 साल के करियर में कोई ऐसा नेगेटिव गेस्ट मुझे नहीं मिला, हालांकि मेरे पास भी बहुत खतरनाक ऐसे नेगेटिव लोग थे कि मैं आपको बता नहीं सकता, उसकी चर्चा करूंगा तो बात बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन फिर भी मैं आपको बता सकता हूँ कि किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मुझे नेगेटिव कर जाए, क्योंकि मैं इस बिजनेस में पूरी कन्विंसिंग और कन्विक्शन के साथ उतरा था। और जब एक बार मैं कन्विंस हो चुका और एक बार मैं कन्विक्ट इस बिजनेस में मेरा कन्विक्शन आ गया, तब अब मैं दोबारा थोड़ी अनकन्विंस हो जाऊंगा किसी और की कन्विंस करने पे। तो मेरी कन्विंसिंग हो चुकी थी। अब मेरा काम दोबारा कन्विंस होने का नहीं था, अब मेरा काम कन्विंस करने का था, क्योंकि मुझे वो चीजें समझ में आ गई, मुझे वो चीजें दिखाई दे गई जो शायद उसने देखी नहीं है, लेकिन वो अपने ओपिनियन रख रहा। क्यों रख पा रहा है? क्योंकि उसने ठीक से देखा नहीं है। हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। आधी जानकारी हमेशा इंसान को अधूरा ही बनाती है। और कहते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस अगर देखना है तो बेवकूफों में जाके देखो। जो बेवकूफ होते हैं वो सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, और जो समझदार इंसान होते हैं वो हमेशा डाउट करते रहते हैं, क्योंकि उनके पास हर चीज का एक परव्यू होता है, वो चारों तरफ से चीजों को देखते हैं। पर जो बेवकूफ होता है वो तो सीधा ही बोलता है कि, क्योंकि उसको पता ही उतना है, जिसको पता ही जितना है वो बात ही उतनी करेगा। तो किसी बेवकूफ से बात करके आप बेवकूफ़ी भरा डिसीजन ले लें, तो इसका मतलब है कि शायद आपकी जानकारी अधूरी रह गई थी। सो कमिंग बैक टू द कंटेंट पार्ट, कि जब एक अच्छा इंटेंट है, जब एक अच्छा एटीट्यूड है, जब स्लोली एंड ग्रेजुअली काम करते करते एक अच्छा कॉन्फिडेंस भी मैंने अपने अंदर डेवलप कर लिया है। मेरे अंदर जब मैं किसी से बात करता हूँ, मैं अपने चेहरे पे स्माइल रखता हूँ। जब मैं किसी से बात करता हूँ तो मैं उसकी आंखों में देख के बात करता हूँ। तो जब ये सारी चीज़ें मेरे अंदर आ चुकी हैं, तो कभी कभी, हालांकि बहुत सारा ऐसा कंटेंट का पार्ट है जो आपकी अपलाइंस ने आपके साथ शेयर करा है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसको मैं अपने एंड पे आपके साथ रखना चाहूँगा, कि अगर वो सारे क्वेश्चंस अगर आप देखें और समझें और उसका जवाब अगर आप दे पाएँ, अपने अंदाज में दें। मेरा अंदाज अपना हो सकता है, आपका अंदाज अपना हो सकता है, हर अंदाज अपने आप में अंदाज़े बयां है।
उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ या जो शब्द मैं बोल रहा हूँ वही, मैं आपको रॉबोट नहीं बनाना चाहता, मतलब रोबोट नहीं बन सकते आप। यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल। आपको पता नहीं है कि आपने कौन सा हथियार निकाला और सामने वाले का कौन सा हथियार आया। सो यू हैव टू बी ऑलवेज, इट्स अ, जब आप फॉलो अप करते हैं क्रिकेट एक कबड्डी की गेम की तरह है कि अगर नेगेटिव वाला इंसान आपसे ज्यादा पावरफुल हो गया तो वो आपको खींच के अपने खेमे में निकल जाएगा, लेकिन अगर आप बहुत तैयार हैं और आपकी तैयारी बहुत परफेक्ट है तो फिर एक क्या पांच पकड़ लिए, पांचों को अपने खेमे में लाने की ताकत होनी चाहिए। ये है जो हमें सीखना है। सो एक सॉलिड इंटेंट वाले इंसान को 5 आ जाए, 10 आ जाए, 50 आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता है, मुझे याद है एक बार मेरे पूरा हॉस्टल मेरे अगेंस्ट खड़ा हो गया था। शुरुआती दौर की बात बता रहा हूँ। तो हॉस्टल के एक कमरे में सब लोगों ने डिसाइड किया कि आज तो रघु टेकरीवाल जो सबको ईबस, उस वक्त जो मेरी कंपनी थी जिसमें मैं काम कर रहा था, वो समझा रहा है, आज सब लोग मिलके इसकी इतनी खिंचाई करेंगे कि आज के बाद ये इंसान काम छोड़ देगा। और मैं आपको बता रहा हूँ उस कमरे के अंदर मुझे, अगर मैं राइटली कैलकुलेट कर पाऊँ, उस कमरे में उस वक्त लगभग 35 लोग थे, 35 पीपल एंड आई वाज अलोन। 35 नेगेटिव पीपल एंड आई वाज अलोन। 35 नेगेटिव लोग, खूंखार नेगेटिव। उसमें कई सारे मेरे सीनियर्स थे, मैं सेकंड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में था, मेरे थर्ड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग के सीनियर्स थे, मेरे फोर्थ ईयर ऑफ इंजीनियरिंग के सीनियर्स थे। ऐसे सीनियर्स थे जो 8-8 साल से उसी हॉस्टल में रह रहे थे क्योंकि पास नहीं कर पा रहे थे। तो वो सीनियर्स का सुपर सरदार हुआ करता था, उनका टैग सबसे बड़ा था। तो वो सारे लोग उन्होंने शुरू किया, मेरी प्रेजेंटेशन देखी, एक एक बाद एक नेगेटिव, एक के बाद एक नेगेटिव, एक के बाद एक नेगेटिव, और मेरा एक के बाद एक सवाल का जवाब जा रहा था। एक एक करके कमरा खाली होने लगा। 1 गए, 2 गए, 4 गए, 5 गए, और अंत में 2-3 जो सुपर नेगेटिव लोग बचे थे, उनका पता क्या कहना था? उनका यही कहना था कि रघु हम तो मजाक कर रहे थे, बता ज्वाइन करने के लिए कितने पैसे देंगे। That was the answer because I had the guts to tackle 35 negative people head on. सामने से लड़ने की वो हिम्मत, जो जिसके अंदर गट्स होता है ना, भगवान अपने आप उसको रास्ता दिखाता है। और जो अंदर से वैसे खोखला है तो उसको तो वैसे भी एक छोटी सी हवा भी फूंक के उड़ा के ले जाएगी। ऐसे लोगों को तो डायरेक्ट सेलिंग में पहले अपने ऊपर काम करना चाहिए, किसी और पे काम करने से पहले। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ताकतवर बनना। आप लोगों को रास्ता दिखाने के बिजनेस में, रास्ता देखने के बिजनेस में नहीं है। तो और मेरे सारे सीनियर्स को पता है कि जो विशाल जी भी जानते हैं, उमेश जी भी जानते हैं कि मैं किन की बात कर रहा हूँ, और मैंने उनको ज्वाइन नहीं होने दिया। मैंने बोला कि मैं पूरी दुनिया को ज्वाइन कराऊंगा लेकिन तुमको ज्वाइन, एंड दे रिक्वेस्टेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ माई टीम। वो अलग अलग जगह जाके अलग अलग लोगों से बात कर रहे थे कि कोई सीट मेरी डाल दे, बट वो कभी डाल नहीं पाए। आई मेड श्योर दैट कि अब ये एक एटीट्यूड है कि मेरा मन है कि मैं तुमको ज्वाइन कराऊंगा या नहीं कराऊंगा, ये तुम्हारा मन नहीं है कि तुम ज्वाइन करोगे या नहीं करोगे, ये मेरा मन है क्योंकि ये मेरा नेटवर्क है। दैट इज द काइंड ऑफ एटीट्यूड दैट यू नीड टू बिल्ड। और जब आप इस एटीट्यूड से काम करते हैं तो फिर जब आप सही वक्त में पहुंच जाते हैं तो फिर आपको बहुत सारे लोग बहुत प्यार देते हैं, बहुत इज्जत देते हैं, बहुत नाम भी बनता है, और प्यार से लोग आपको किंग भी कहते हैं। बट उस किंग को बनने से पहले आपको ज़मीनी तौर पे अपने आप को घिसना पड़ेगा, एक हिम्मत दिखानी पड़ेगी। कई सारे युद्ध होंगे, लड़ाइयाँ होंगी छोटी छोटी, जो अकेले अपने दम पे लड़के जीत के आना पड़ेगा। और जब आप ये काम कर पाएंगे तो एक बहुत बड़ा सक्सेस, बहुत बड़ी सक्सेस आपका वेट कर रही होती है, बहुत बड़ा मुकाम आपका वेट कर रहा होता है। सो दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड, योर गट फीलिंग, द गट फीलिंग कि नहीं, मैं किसी से भी भिड़ सकता हूँ। बहस नहीं करता मैं किसी से, मैं अपनी बात रखता हूँ। बहस करने में बिलीव नहीं करता। हाँ, अगर कोई ऐसी बात है, कोई कंसर्न है, कोई जेन्युइन है, मैं उसको जरूर सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो कुछ कंसर्न्स जो लोग आपके साथ रखते हैं, उसको अगर आप मेरे साथ अगर आप देखें, जैसे सवाल पूछते हैं लोग, प्रेजेंटेशन देख लेते हैं, आपके चारों सवाल हो गए, उन चारों सवाल के बाद लोग के मन में डाउट आता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप राइट क्वेश्चन पूछें, आप उसको उस हद तक लेके आएं। आप इस बात को मान लीजिए कि मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होते हैं उनके बहाने होते हैं, जो मैक्सिमम वो आपके सामने चीज़, क्योंकि कुछ भी आप उनके सामने ऐसा प्रेजेंट नहीं कर रहे कि जो वो ना कर सकते। दुनिया में हर एक इंसान इस बिजनेस के साथ जुड़ सकता है। इस बिजनेस में हर वो चीज़ मौजूद है जो किसी न किसी तरीके से सामने वाले के लिए बेनिफिशियल है।
चाहे प्रोडक्ट के टर्म्स में ले लें या सेल्फ डेवलपमेंट के टर्म्स में ले लें या इनकम के टर्म्स में ले लें या कम्युनिटी के टर्म्स में ले लें या आप ओवरऑल ग्रोथ के टर्म्स में ले लें, हर एक चीज जो आपको एक कंप्लीट इंसान बनाती है वो इस बिजनेस के अंदर अवेलेबल। तो किसी न किसी पॉइंट पे जो उसके लिए एप्लीकेबल है, आपको वो चीज उसके अंदर से निकलवानी पड़ती है। अगर जब तक वो अंदर से नहीं आती, वो गोल 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 घूमता रहता है, लेकिन कभी भी आपको अपने सही सवाल आपके सामने नहीं पूछता। तो इट इज इम्पॉर्टेंट कि जब भी लोग आपसे उल्टे पुल्टे जवाब करें तो आप स्माइल करो। जब उल्टे पुल्टे सवाल पूछें कि यार मैं देख रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, आप स्माइल करो और स्माइल करके ये बोलो कि ये सब तो बेकार की बात है, सही प्रॉब्लम बताओ, एक्चुअल प्रॉब्लम बताओ, ये फालतू बात कर रहा हूँ, ये कोई रीजन नहीं है, फालतू बात मत। जो अगर जेन्युइन प्रॉब्लम है मैं सॉल्व करूंगा ना, तो बता जेन्युइन प्रॉब्लम क्या है। जब आप उसकी जेन्युइन प्रॉब्लम 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 8 बार 10 बार जब आप उसके पास बोलोगे नहीं ये प्रॉब्लम तो झूठ बोल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं। तो कैसी कैसी प्रॉब्लम्स लोग आपके सामने बोलते हैं, थोड़ा सा आप उसको टैकल कर सकते हो, लेकिन आप मानोगे नहीं किसी भी प्रॉब्लम। देख लेना, कुछ रूल हम लोग कहते थे शुरू में कि गेस्ट की बात काटनी नहीं है, पहला रूल। दूसरा रूल, किसी गेस्ट की बात माननी नहीं है। पहला रूल ये कहता है कि गेस्ट की बात काटनी नहीं है, और दूसरा रूल कहता है कि गेस्ट की बात माननी नहीं है। यानी कि अगर गेस्ट कहता है कि आ, आ, मेरे पास पैसों की प्रॉब्लम है, आप ये नहीं बोल सकते कि झूठ बोल रहा है तो, या आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं है तेरे पास पैसों की प्रॉब्लम। आप बोल सकते कि हो सकती है पैसों की प्रॉब्लम, लेकिन मैं इतनी बड़ी पैसों की प्रॉब्लम की सॉल्यूशन आपके तेरे सामने रख रहा हूँ जिससे कि ये पैसे की प्रॉब्लम तेरी सॉल्व हो जाएगी। आपने काटी नहीं उसकी बात, लेकिन आपने उसकी बात मानी नहीं। अगर आपने उसकी बात मान ली होती कि उसकी पैसे की प्रॉब्लम है, तो बात वहीं पे खत्म हो जाती। सवाल कैसे आते हैं आपके पास? पहला सवाल कि ठीक लग रहा है मुझे सिस्टम, लेकिन मुझे डर है कि अगर मेरे साथ कोई नहीं जुड़ा तो, कोई मेरे साथ नहीं जुड़ा तो वही फील फेल्ट फाउंड कि नहीं जुड़ा तो। मुझे भी ऐसा लगता था कि अगर मेरे साथ कोई नहीं जुड़ा तो, लेकिन फिर मैंने क्या समझा कि अगर जब ये प्रेजेंटेशन आपको दिखाई गई या तुझे दिखाई गई, तुझे लगा ना करना चाहिए। मन में बाद में डर आ गया कि कोई नहीं जुड़ा, तो मुझे लगा कि करना चाहिए। तेरे भी ड्रीम्स हैं, तेरे भी एस्पिरेशंस हैं, तुझे लगता है कि प्रोडक्ट अच्छे हैं, तुझे लगता है ये बिजनेस अच्छा है। जिस तरीके से तुझे लग रहा है कि अच्छा है, उस तरीके से बाकी को भी लगेगा ना कि अच्छा है। और अगर कोई नहीं भी जुड़ा तेरे साथ, तो तेरा लॉस क्या है? व्हाट इज द लॉस? देयर इज नो लॉस एट ऑल। जो भी मैंने पैसा इस बिजनेस में लगाया है, आई हैव नॉट इन्वेस्टेड एनीथिंग। आई हैव गॉट so many good products on behalf of these the amount that I have put in. तो लॉस वैसे भी नहीं। और जब इतने सारे लोग हैं दुनिया में, एक लोगों की कमी थोड़ी है, इतने सारे लोग हैं। कोई अगर ना बोलता है तो कोई और, कोई और नहीं तो कोई और, कोई और नहीं तो कोई और। सो ज़्यादा लोगों की तो ज़रूरत है नहीं, हमें थोड़े से लोग चाहिए। सो कोई नहीं जुड़ा तो कोई टेंशन नहीं है, लोग जुड़ते ही जुड़ते हैं। आज मेरा भी नेटवर्क ऐसा है, मैंने भी शुरू करा था, मुझे भी डर लगता था, लेकिन आज देखो काम करना शुरू करा और साथ में मिलके करेंगे, दोनों साथ में मिलके करेंगे तो हो ही जाएगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि मेरे पास तो लोग ही नहीं है, मैं किसी को जानता ही नहीं। आपको लगता है ये राइट क्वेश्चन है? मेरे पास तो लोग ही नहीं है, मैं किसी को जानता ही नहीं। बिल्कुल ही वाहियात सा बहाना है। जब वो कहते हैं कि मेरे पास लोग नहीं है, तो आपको सिंपल से पूछना चाहिए कि हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन मैं आपको एक पेज देता हूँ, मैं आपको एक पेन देता हूँ। आप जितने भी अपने जान पहचान वाले इंसान का नाम इस पेज पे लिखते हो, हर नाम के कोरेस्पॉन्डिंग मैं आपको 100 रुपये दूंगा। आप 500 लोगों का नाम लिखो, मैं आपको हर 500 लोगों के नाम के लिए 100 रुपये दूंगा। तो आपको लगता है कि आप 500 लोगों के नाम लिख पाएंगे? ऑब्वियसली एक नाम लिखने का अगर एक इंसान को 100 रुपया मिले, तो आप राजा की ढूंढ ढूंढ के 500 लोग को लेके आ जाएगा अपनी जान पहचान की लिस्ट की कैटेगरी में। आज अगर उससे पूछ लो कि अगर तुम्हारी शादी है तो तुम्हें क्या लगता है कितने लोग आएंगे? जितने लोग आएंगे उतने तुम्हारे गेस्ट हैं। तो ये
जब लोग पूछते हैं तो ये एक किस्म का बहाना होता है, उनको बस आपकी तरफ से एक सही जवाब चाहिए होता है। लोग पूछते हैं टाइम नहीं है, लोग कहते हैं आपके साथ कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा कॉलेज है, मेरा जॉब है, मेरा ये है, मेरा वो है। ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कैसे मैनेज करूँगा। तो इसका सवाल का जवाब तो आपने पहले भी एक बार ले लिया है क्वेश्चंस में कि कितना टाइम दे सकते हो। लेकिन फिर भी अगर कोई इंसान आपके सामने ये कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अ, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं तो ये ज़रूर बोलता कि अ, अगर टाइम नहीं है तो मुझे लगता है कि ये मेरी ज़िंदगी की अचीवमेंट नहीं है, ये मेरी ज़िंदगी की फेलियर है कि मेरे पास टाइम नहीं है। मेरे पास टाइम नहीं है और ये आज नहीं है, मैं आज ऐसा कुछ कर भी नहीं रहा कि 5 साल के बाद भी नहीं होगा। मैं ऐसा कुछ कर भी नहीं रहा कि 10 साल के बाद भी मेरे पास टाइम होगा। मैं आज भी वही काम कर रहा हूँ, कल जाके जॉब करूँगा, वहाँ भी मेरे पास टाइम नहीं होगा। कल जाके मैं कुछ बड़ा करने की कोशिश करूँगा, करना भी चाहूँगा, कुछ बिज़नेस भी स्टार्ट करना चाहूँगा, कभी मेरे पास टाइम नहीं होगा। बट ये एक ऐसा बिज़नेस है जो मुझे ऐसा लगता है ख़ासकर उन लोगों को करना चाहिए जिनकी ज़िंदगी में टाइम नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने कई सारी अपनी अपलाइन्स को देखा है, जो 2-2 महीने, 3-3 महीने विदेशों में रहते हैं और काम कितना कर पाते हैं विदेशों से तो पता नहीं, लेकिन 2-2, 3-3 महीने की लगभग 10-10 लाख रुपए महीने की इनकम क्योंकि आज आप इस बिज़नेस को बिल्ड करते हैं और धीरे-धीरे जब आपका नेटवर्क बिल्ड हो जाता है, आप इस बिज़नेस के रिटर्न्स को इमेजिन कर सकते हैं कि वो कितना खतरनाक हो सकता है। क्या बेटर है? खुद 10 घंटे काम करना, ये बेटर है? या 10 की टीम बना लो और सब लोग 1-1 घंटे काम करें? ये अगर 10 की टीम बन सब लोग एक काम करें, तो रेज़िडेंट तो उतना ही आएगा जितना आपके अकेले 10 घंटे के काम करने से आता है। लेकिन एक और फ़ायदा साथ में होता है कि आपका दिन का 9 घंटा बच गया। दैट इज़ हाउ यू सेव टाइम। आप इस तरीके से अपने वक़्त को बचाते हैं और इसी तरीके से बहुत बड़े लोग अपने आप को सक्सेसफुल बनाते हैं। सो यू कैन मल्टीप्लाई टाइम बाय मेकिंग अ टीम। People ask very, क्वेश्चन, वेरी टिपिकल क्वेश्चन कि सब अच्छा है, पैसे नहीं है, राइट? सब अच्छा है, पैसे नहीं है। तो जो बोल रहा सब समझ में आया, मेरे पास पैसे नहीं है। जब कोई ऐसा मेरे साथ अगर करता तो मैं तो आप समझ लो कि 1 मिनट तो मैं रुकूंगा और स्माइल ही करता रहूंगा उसके पास कि पैसे नहीं है, जैसे कि मैंने तेरी जायदाद मांग ली, यहाँ पैसे नहीं है। क्या बात कर दी, पैसे नहीं है? कितने पैसों की ज़रूरत है यहाँ पे इस बिज़नेस में स्टार्ट करने की? क्या इन्वेस्टमेंट है इस बिज़नेस की? कोई इन्वेस्टमेंट है इस बिज़नेस की? एक ऐसा बिज़नेस है जहाँ बिल्कुल थोड़े से पैसे में आप इस काम को शुरू करते हैं। क्या लगता है, 10,000, 20,000 इतना लग रहा है? एक काम करते हैं अमर, कि अगर सोच के देख कि मैंने तेरे को 20,000 रुपए दिए, तो ऐसा कौन सा काम करेगा जिससे कि इस 20,000 रुपए में तो कुछ ऐसा कुछ क्रिएट कर पाए जिससे कि पैसे आने शुरू हो जाए? जस्ट गिव मी वन आंसर कि ऐसा कौन सी चीज़ है कि या तो कोई तू काम शुरू कर ले, बिज़नेस शुरू कर ले 20,000 में, या तो कोई तू ऐसी पढ़ाई कर ले 20,000 में जिसको पढ़ाई करके तू तुरंत पैसा कमाना शुरू कर दे। ऐसा क्या पॉसिबल है? मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा 20,000 रुपए के रिटर्न में कुछ भी ऐसा, यहाँ 20,000 में तेरे को 30,000, 35,000, 40,000 के फ्री प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, पैसा तेरा वही वसूल, प्लस 20,000 रुपए की जो कि लीडरशिप एंड ट्रेनिंग के कोर्सेज होते हैं वो आपके साथ अवेलेबल है, प्लस लाइफ लॉन्ग आपके पास सपोर्ट सिस्टम है मेरा। सो यू हैव गॉट एवरीथिंग, यू आर कवर्ड। अगर आप आज देखें, मैं आप सब लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए थोड़ा सा कुछ शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आप देखें तो आज एक नई एजुकेशन पॉलिसी आई गवर्नमेंट की तरफ से, और एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म अगर आप देखा तो मोदी जी की गवर्नमेंट ने आज हमारे सामने रखा। तो आप सब लोगों को भी पता है कि मैं पिछले 5, 6, 7 साल से कितनी बार स्टेज पे के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर करता था कि हमारा एजुकेशन सिस्टम फॉल्टी है। इस एजुकेशन सिस्टम से जो लोग डेवलप होकर बाहर निकल रहे हैं वो कुछ खास कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को, क्योंकि इंडस्ट्री भी ये कह रही थी कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है और उससे 85% लोग जो बाहर जाके निकल के आ रहे हैं, वो 85% लोगों के अंदर वो टैलेंट ही नहीं है जिससे कि हम उनको नौकरी पर रख सकें। इसलिए क्या होता है कि आपको डिग्री मिलती है और डिग्री के बुनियाद पे आपको लेवल पे चीजें सिखाती है और फिर आपको किसी न किसी काम में लगाती है। 85% लोगों की हालत है। 15% ऐसे लोग हैं जो मार्केट को चला रहे हैं, इकोनॉमी को चला रहे हैं, इंडस्ट्रीज को चला रहे हैं और
कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने स्किल्स की वजह से, बट 85% पीपल आर अनएम्प्लॉयबल। 85%, दैट्स अ ह्यूज नंबर। और इसकी अगर जिम्मेदारी दी जाए, अगर इसका किसी को ब्लेम दिया जाए, तो आप ये नहीं कह सकते कि 85% जनता हमारे देश की नालायक है, ये नहीं कह सकते। इसका ब्लेम सीधा सीधा हमारे एजुकेशन सिस्टम को जाना चाहिए, क्योंकि ये एजुकेशन सिस्टम है जो 1986 में लिखा गया था, जो रिफॉर्म हुआ था, उसके बाद आज तक रिफॉर्म नहीं हुआ, 86 में। और आज अगर देखी जाए बात, तो 86 के बाद लगभग कितने साल हो गए, कितने साल हो गए, लगभग 34 ईयर्स, 35 साल से 35। आज तो दुनिया हर 5 साल में बदल जा रही है, लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम नहीं बदल पाया। लैक ऑफ विल पावर ऑफ गवर्नमेंट, लैक ऑफ विजन ऑफ गवर्नमेंट, और लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और बार बार स्टेज के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ शेयर करता था कि स्किल्स की ज़रूरत है, स्किल्स की ज़रूरत है, मोर एंड मोर डेवलप्ड लोगों की ज़रूरत है। और अगर आज देखें तो नए एजुकेशन सिस्टम के अंदर स्किल को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, और सॉफ्ट स्किल को बहुत पावर दी गई है। न्यूट्रिशन को पावर दी गई, खाने पीने पे ध्यान देने की बात, स्पोर्ट्स पे ध्यान देने की बात। यानी कि जो एक हमारे समाज में एक प्रचलन चलता जा रहा है कि बस सिर्फ किताब पढ़ो, किताबी कीड़ा बनो, किताब करो, पढ़ो 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 करके, और उसके बाद भी किताब पढ़ने के बाद जो नतीजतन एक इंसान के अंदर जो क्वालिटीज आनी चाहिए, उसमें भी 85% लोग फेल कर रहे हैं। तो ये पूरी जिंदगी किताब पढ़ के किया क्या? बहुत हार्ड सवाल है, लेकिन इसके जवाब कभी नहीं मिलते हैं लोगों को, क्योंकि पूरा समाज ही यही कर रहा है। तो फिर आप क्या कर सकते हैं? आप कंपटीशन आपको करना ही पड़ता। बट मुझे ऐसा लगता था कि स्किल, आज मान के देखिए कि स्किल डेवलपमेंट की अगर बात की जाए, अगर स्किल डेवलपमेंट की बात अगर शुरू हुई है, तो कॉलेजेस में स्किल डेवलपमेंट शुरू होगा, सॉफ्ट स्किल्स सिखाए जाएंगे। सॉफ्ट स्किल्स के लिए क्या कॉलेजेस चार्ज नहीं करेगी? सॉफ्ट स्किल्स के लिए कॉलेजेस चार्ज करेगी, 10,000 चार्ज करेगी, 20,000 चार्ज करेगी, 50,000 भी चार्ज कर सकती है सॉफ्ट स्किल्स के लिए, लीडरशिप कोर्सेज के लिए। बट यही चार्ज अगर कॉलेज वाला करता है तो हम उसको देंगे, हमारे पापा देंगे, बैंक अकाउंट खोल के देंगे, एफडी तोड़ के देंगे, जमीन बेच के देंगे, खेत बेच के देंगे, क्योंकि कॉलेज कह रहा है। लेकिन जब यही बात हम कह रहे हैं कि आपकी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग कहते हैं कि पैसे नहीं। ये पैसे खर्च करने वाले पैसे नहीं है, ये एक इन्वेस्टमेंट है। आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हैं अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हैं अपना भविष्य और उज्जवल करने के लिए। ये पैसे इतने इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये पैसे को खर्च मत मानो, इस पैसे को एक अच्छी इन्वेस्टमेंट मानो। अगर मेरे 2-3 दोस्त तैयार हो जाएं फिर मैं करूंगा, मेरे 2-3 दोस्त तैयार हो जाएं फिर मैं करूंगा। अब बताइए कि अगर आपके 2-3 दोस्त तैयार हो जाएं फिर आप करोगे? सोचो कि आपके दोनों तीन दोस्त ने भी ये कहा कि मेरे भी 2-2 3-3 तैयार हो जाएं फिर मैं करूंगा, फिर उनके भी दोनों तीनों ने ये कहा कि मेरे भी 2-2 3-3 तैयार हो जाएं। तो इसका मतलब है कि नेटवर्क तो बहुत बड़ा बन गया, लेकिन सब आर्टिफिशियल है। ये पॉसिबल है, डुप्लीकेशन का बिजनेस है। आप अगर इस बिजनेस में आए हैं तो आपके लिए जरूरी है कि पहले आप शुरू करें। दुकान खोलने से पहले ग्राहक थोड़ी ढूंढने शुरू कर जाते हो कि पहले देख लेते हैं 4 लोग मेरा सामान खरीदेंगे तब जाके दुकान खोलेंगे। अगर आपको विश्वास है अपने प्रोडक्ट पे, अगर आपको विश्वास है अपनी सेलिंग पे, तो आप दुकान खोल के बैठते हो, लोग अपने आप आते हैं। इन द वेरी सेम वे, अगर आपको भरोसा है अपने काम पे तो आप शुरू करते हो और लोग आपके पीछे पीछे आते हैं। आपको लीडर बनना है, आपको फॉलोअर नहीं बनना। दैट कैन बी द आंसर। पापा से पूछना पड़ेगा, पापा से पूछ के बताता हूँ, चल। पापा से पूछ के बताऊंगा, चल। कहाँ? पापा से पूछने? अभी? अभी और नहीं तो क्या अभी? पापा से पूछना है तो फिर इसके लिए कोई सदियों का वक्त थोड़ी लगाना है। मतलब 3-4-6 महीने में अच्छे खासे पैसे अकाउंट में चाहिए, तो फिर क्या कोई मुहूर्त निकालेंगे पापा से पूछने की? चलो अभी बात करते हैं। हाँ, बट ये है कि जब आप पेरेंट्स से बात करें, तो क्योंकि आप सब लोगों को भी पता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम या फिर हमारी इंडियन सोसाइटी आज भी प्रो बिजनेस नहीं है। आज भी हमारी पूरी सोसाइटी जॉब के हिसाब से ही पूरी तरीके से टिल्टेड है। उनको लगता है जॉब सिक्योर है, उनको लगता है कि जॉब आपको एक अच्छा भविष्य देता है, और उनको लगता है कि मीडियोकर लाइफ से एक थोड़ी ठीक ठाक लाइफ आपको जॉब में मिल जाती है, और बाकी बिजनेसेस में हमेशा इनसिक्योरिटी बनी होती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आसपास सिर्फ इसी टाइप का समाज देखा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब हम पेरेंट्स को अप्रोच करते हैं तो वो किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमारी बातों को अग्री नहीं करेंगे, वो हमारे बिजनेस को अप्रूवल नहीं देंगे। इनफैक्ट कई सारे मैंने ऐसे पेरेंट्स की बात कर रहे हैं
तो ये हाल है कि जब ये पेरेंट्स बच्चे थे और उन्होंने अपने पापा से पूछा था तो उनके पापा ने मना कर दिया, और आज जब ये बच्चे पेरेंट्स बने हैं और जब पेरेंट्स करना चाहते हैं तब उनके बच्चे मना कर देते हैं। तो ऐसा ही है, क्योंकि लोगों को लगता है कि बस ऐसे ही है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है हमारे इस बिजनेस में। बहुत सारे लोगों को सही जानकारी, आधा अधूरा मार्केट में 2-2 3-3 4-4 महीने काम करके लोगों ने इतनी हवा फैलाई हुई है कि लोगों को लगता है कि ऐसे ही का काम है। इसको ठीक करने की जरूरत है, और ये काम हम सब लोग कर सकते हैं। तो जब भी हम पापा से बात करें या किसी ऐसे घर के बुजुर्ग से बात करें, तो हम सब लोगों का पूरा फोकस हमारे इस बिजनेस से मिलने वाले उस एजुकेशन सिस्टम पे होना चाहिए, जिस एजुकेशन सिस्टम की बुनियाद पे हम अपने आप को डेवलप कर रहे हैं। अगर 20,000 रुपये में, अगर 10,000 रुपये में मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स उभरती है, अगर 20,000 10,000 रुपये में मेरी लीडरशिप क्वालिटीज उभरती है, मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, मुझे स्टेज पे बोलने का मौका मिलता है, मुझे सेल्स की टेक्निक सिखाई जाती है, मुझे यू नो डिजिटल कैसे अपने आप को प्रमोट करते हैं, मुझे ब्रांडिंग सिखाई जाती है, मुझे अपनी बातों को दूसरों तक कैसे रखना है इस बात को सिखाया जाता है, मेरी सोच को डेवलप किया जाता है। तो क्या इन सारी चीज़ों के लिए, जो कि एक सॉफ्ट स्किल का पार्ट है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एसेट होता है किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ में, अगर वो सिखाया जाए तो क्यों नहीं हमें इस चीज़ को बहुत स्ट्रांगली अपने पेरेंट्स के, और जिसको पता है, जिसने खुद डेवलप किया है अपने आप को, वो कभी भी किसी पेरेंट के सामने जाके बात करने में नहीं घबराएगा। अगर कोई इंसान कहता है कि पापा से बात करने में मुझे घबराहट हो रही है, तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि पापा क्या, उनके पापा, और उनके पापा क्या कि उनके पापा, किसी के भी पापा के पापा को भी लेके आओ और आप बात करके उनको समझा पाओ। इतना कॉन्फिडेंस आपको कैरी करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको फायदा मिला है। अगर आपको फायदा मिला है, आप अपनी इस फायदे को जरूर दूसरों के साथ शेयर करना चाहेंगे, और ये जरूरी है। अच्छी अच्छी फैमिलीज में मैंने देखा है कि लोग मतलब बाहर निकल जाते हैं, मतलब कॉन्फिडेंस ही नहीं है बात करने का। 4 दोस्तों के बीच में रहते हैं तो बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन बाहर जैसे निकलते हैं तो एकदम बिल्कुल भी किसी नए इंसान से बात करने में तो मतलब हवा निकल जाती है लोगों की। बट हमारा बच्चा देखो, जब बाहर निकलता तो किसी से भी बात करता है, मतलब अपनी बात को रखने के लिए किसी के सामने भी पहुंच जाता है। मतलब वो इतना स्ट्रांगली अपनी बातों को रख पाता है कि पूरी दुनिया अपने कॉन्फिडेंस से चलाने की उसके अंदर इंटेंसिटी है। तो ये एक इतना इंपॉर्टेंट एसेट है किसी भी इंसान के इंडिविजुअल की लाइफ में, जो कि इंसान को लेना चाहिए और छोटी एज में लेना चाहिए। पहले सीख गए तो पूरी जिंदगी काम आएगा। इतने पैसे खर्च करते हैं इधर, बट ये इस पे नहीं खर्च करते। ये तो इंपॉर्टेंट एक्सपेंस है। तो पेरेंट्स के पास जब भी जाएं तो आप इस सॉफ्ट स्किल वाले पार्ट पे ज्यादा फोकस करें। इस बिजनेस की बहुत नेगेटिविटी है, बहुत नेगेटिविटी। आपका जवाब क्या होगा? मानता हूं तेरी बात को, नेगेटिविटी है नहीं, लेकिन मैं कह सकता हूं थी। अब ये धीरे धीरे बहुत ठीक हो रही है। अब ये बहुत धीरे धीरे, क्योंकि जब 2016 में गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आई तो उसके बाद चीजें काफी बदल गई हैं। कैसे बदली हैं? अभी क्यों ये बिजनेस के नेगेटिविटी, इसको भी समझने की कोशिश करो। अब एक गन है, आपके हाथ में एक बंदूक है, तो उस बंदूक का इस्तेमाल एक डाकू भी कर सकता है और उस बंदूक का इस्तेमाल एक पुलिस वाला भी कर सकता है। अगर पुलिस वाले के हाथ में वो गन आ गई तो वो सही काम के लिए इस्तेमाल करेगा। कुछ लोग हैं उसका गलत काम के लिए, कुछ पुलिस वाले गलत के लिए भी करते हैं, बट अदरवाइज मैक्सिमम ये चांसेस है कि उसका सही इस्तेमाल हो। अगर वो डाकू के हाथ में आ गई वो गन, तो उसका गलत इस्तेमाल हो जाएगा। अब इसमें गन की क्या गलती है? गन एक पावरफुल कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो किसके हाथ में चला गया इस पर डिपेंड करता है कि उसका इस्तेमाल गलत हुआ या उसका इस्तेमाल सही हुआ। इन द सेम वे, क्योंकि हमारे देश में कोई रेगुलेशंस नहीं थी, हमारे देश में कोई गाइडलाइंस नहीं थी इस बिजनेस को लेके, तो कॉन्सेप्ट पावरफुल था। लोगों ने स्कीम्स, स्कैम्स और चला चला के हमारे इस बिजनेस को बहुत नेगेटिव कलर दिया, और जिसकी वजह से मार्केट में बहुत गंदगी आई, जिसकी वजह से लोगों ने बहुत पैसा खोया, नुकसान भी हुआ काफी लोगों का। एक नेगेटिविटी तो इस तरीके है, और दूसरी नेगेटिविटी कुछ उस लोगों से आई जिन लोगों ने सोचा कि बस फटाफट अमीर बिजनेस बनने का बिजनेस है, 2 महीने करेंगे 2-4 करोड़ अकाउंट में आ जाएंगे। जब ऐसे लोगों का अकाउंट में 1 भी रुपया नहीं आया, क्योंकि उनको किसी ने समझाया था कि कुछ करना ही नहीं है, बस ज्वाइन करना है, बस ज्वाइन करो और कुछ करना ही नहीं पड़ेगा और सारे के सारे काम अपने आप ही होते चले जाएंगे, बस तू मेरे को अपने कुछ दोस्तों से मिला देना, मैं सारा काम खुद कर दूंगा। आपने पहले दिन ही उसको निकम्मा बना दिया जब आपने उसके साथ ऐसी बातें कर दी। तो जब जो इंसान निकम्मा बन गया तो वो पैसा तो कमा ही नहीं सकता, क्योंकि तो काम करने का बिजनेस है। जब उसने पैसा नहीं कमाया 2 महीने 3 महीने में, तो बाहर जाकर उसने नेगेटिव बोला, अरे कुछ नहीं होता, बेकार है, फालतू है, ये है वो है, मेरे पैसे टूट गए। क्यों? क्योंकि उसने इस बिजनेस में ठीक तरीके से काम नहीं करा।
2-3 महीने में क्या ही होता है? 2-3 महीने में आप एक छोटा सा पौधा लगाओ, थोड़ा बड़ा भी नहीं होता। आप 2-3 महीने में यहाँ पे लाखों करोड़ों के सपने देखने शुरू कर दिए। ठीक है, अच्छा पैसा आता है, जल्दी पैसा आता है, बाकी चीज़ों से जल्दी पैसा आता है, लेकिन थोड़ी तो समझदारी के साथ होना चाहिए ना। इस बात को थोड़ा-सा समझाने की ज़रूरत है कि नेगेटिविटी थी, लेकिन अगर आप आज के डेट में देखें तो आज इस डेट में सबसे ज़्यादा ग्रोइंग इंडस्ट्री है। सबसे ज़्यादा BMW, जैगुआर, ऑडी अगर आज पूरे देश में या विदेशों में खरीदी जा रही है तो सबसे ज़्यादा डायरेक्ट सेलर्स के पास आ रही है। सबसे ज़्यादा अगर रोज़गार देने की बात आ रही है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की बात आ रही है, तो सबसे ज़्यादा पैसा और रोज़गार अगर कोई इंडस्ट्री एक साथ अगर दे पा रही है तो वो डायरेक्ट सेलिंग दे पा रही है। और अगर भविष्य में भी देखा जाए जहाँ पे मैक्सिमम इंडस्ट्री से लोगों को निकाला जा रहा है और एक इंडस्ट्री जो इन सारे निकाले हुए लोगों को एक साथ एक ही जगह अकोमोडेट कर सकती है, वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। तो नेगेटिविटी है नहीं, नेगेटिविटी थी और अब ये धीरे धीरे बहुत साफ हो रही है। ऊपर वाले कमाते हैं सिर्फ। क्वेश्चन और कंसर्न क्या? किसी ने सिखा दिया उसको कि ऊपर वाले कमाते हैं सिर्फ। किसने सिखाया होगा? वही जिसने 2-3 महीने काम करके छोड़ दिया। 2-3 महीने में तो जो आज ऊपर वाला है वो हमेशा कभी ऊपर वाला बनता ही नहीं, वो तो हमेशा नीचे वाला ही रह जाता। और अगर वो छोड़ देता तो वो भी आज नीचे वाले की तरह बाहर निकल के लोगों को कहता कि तो सिर्फ ऊपर वालों का बिजनेस है। कितने ऊपर वाले हैं नेटवर्क में जो कभी कुछ नहीं कमाते, और कितने नीचे वाले हैं जिन्होंने कमाल करके रख दिया। जब कोई आपसे कहे ना कि ऐसे ऊपर वाले कमाते हैं, आप सिंपल सी बात करो, एक काम करते हैं, ठीक है तेरे को लगता है ऊपर वाले कमाते हैं, एक कंपनी चूज कर ले जो आज शुरू हुई है और उसमें तू पहली पोजीशन अपनी डाल। एक बात बताते, उन्होंने पहली पोजीशन अपनी डाल दी, कितना पैसा आएगा तेरे को? अब तो तू सबसे ऊपर वाला है, तेरे से ऊपर कोई है ही नहीं, कोई नहीं, अकेला तू। कितना पैसा आएगा तेरे को? कुछ नहीं आएगा। तो ऊपर और नीचे से कुछ नहीं होता। अगर एक इंसान नीचे है तो वो काम करने से ऊपर जाता है, और अगर ऊपर है तो काम नहीं करने से वापस नीचे आता है। ये सिस्टम ऐसा है। बाकी देखो तो अगर आप कॉर्पोरेट्स में देखें, एक इंसान जो ऊपर चला गया वो वहाँ पे जगह रोक लेता है, वो नीचे वालों को बढ़ने ही नहीं देता। एक कंपनी में एक ही CEO होते हैं, 4 ही एग्जीक्यूटिव होते हैं, 8 ही सब एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, तो वो क्रॉस नहीं कर पाते। ऊपर वाला रिटायर नहीं होता या कंपनी छोड़ के नहीं जाता, वहाँ तो लोग स्टक हो जाते हैं चीज़ों में। अगर कंपनी ग्रो नहीं कर रही तो एक इंसान वहीं अटका हुआ है। बट हमारे बिजनेस में तो हर एक इंसान, आप नीचे वाला इंसान कभी भी अपनी अपलाइन की इनकम को सुपर पास कर सकता है अगर वो बहुत अच्छा काम करना जानता है। तो ये एक ज़्यादा एथिकल मॉडल है पैसा कमाने का, कि आप सब बराबरी का मौका, आप सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी। कोई भी इंसान आज जीरो से शुरू करके अपनी सबसे बड़ी, अगर वो सही तरीके से अपने आप को इस सिस्टम के अंदर काम में लगा देते, तो ऊपर और नीचे से नहीं होता। चेन बनाने का काम है। दूसरों की चेन से तो अच्छा ही है कि अपनी चेन बनाए। आज चेन कहाँ नहीं है? देखा जाए तो कॉलेजेस में चेन है, टीचर्स हैं, हेड टीचर्स हैं, प्रिंसिपल है, वहाँ भी एक चेन है। आर्मी में चेन है, कॉर्पोरेट में चेन है, हर जगह चेन है। हर बिजनेस की शुरुआत होता ही किसी न किसी नेटवर्क से। लेकिन क्या फ़ायदा दूसरों की चेन में एक छोटा सा हिस्सा बनने का? इससे अच्छा कि आज एक मौका मिला है अपनी चेन शुरू करने का, वहाँ से शुरू करते हैं। एक बड़ा क्वेश्चन होता है जो कि आपको पता है कि एक इंसान आपसे तब पूछता है जब वो टालना चाहता है आपकी बातों को, आपके पास उसका जवाब नहीं होता। क्वेश्चन क्या होता है? आई विल गेट बैक टू यू। क्वेश्चन क्या होता है? सोच के बताऊंगा। क्वेश्चन क्या होता है कि देखता हूं, मैं सोचता हूं। तो इस वक्त जब एक इंसान आपको लगता है कि सोच के बता दो, तो हमारा रिस्पॉन्स क्या होता है? हम कहते हैं कि चलो अभी तो ये सोचेगा और ये मुझे बताएगा। और आप सब लोगों को भी पता है कि ये इंसान ना तो सोचेगा और ना ही कभी बताएगा, कि कोई इंसान सोच के तो वापस कभी नहीं आता। 99% केसेस में कोई भी इंसान आपके पास रिवर्ट नहीं आता। इट इज जस्ट अ वे ऑफ सेइंग नो। तो इनफैक्ट एक्सेप्टिंग दैट थिंग, यू शुड हैव सर्टेन एक मैकेनिज्म जिससे कि आप उस कम्युनिकेशन को स्टार्ट रखें, उस कम्युनिकेशन को वहाँ पे क्लोज ना होने दें। इट इज इम्पॉर्टेंट। तो जब कोई इंसान कहता है कि मैं सोच के बताऊंगा, तो इमीडिएटली मुझे लगता है कि हम शायद उसको इस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं कि देख, फ्रेंकली मैं तुझे अपनी बात बताता हूँ कि आज तक भी
जिसने भी मुझे कहा है कि मैं सोच के बताऊंगा, उसने मुझे कभी भी आज तक वापस कॉल रिटर्न नहीं करा. इट्स अ पोलाइट वे ऑफ सेइंग नो. इट्स अ पोलाइट वे ऑफ सेइंग नो. फर्स्ट थिंग कि अगर तुझे लगता है कि तुझे सोच के बताना है, अगर तेरा जवाब ना है तो आई एक्सेप्ट योर नो. मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बोल दिया ना कि आपकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है. आप उस नो को एक्सेप्ट करके चल रहे हैं, और आपने उस नो को एक्सेप्ट कर लिया है तो आपकी टेंशन खत्म हो गई, वो भी रिलैक्स्ड हो जाता है. बहुत इंपॉर्टेंट है सामने वाले गेस्ट को आप रिलैक्स कर दें, नहीं तो उसको लगता है कि ये तो मुझे कुछ बेच ही देगा. जब आप सोच के बताते हैं वो आपको अवॉइड कर रहा है, तो उसको ये बताओ कि तुझे मुझसे डरने की ज़रूरत ही नहीं. तो आपने जब उसको कह दिया कि एक्सेप्ट योर नो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तेरे ना से, लेकिन जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या चीज़ है जो तुझे रोक रही है. कौन सी ऐसी चीज़ है जो तुझे रोक रही है? क्या समझ में ऐसा तुझे लगता है कि, और ऐसा मैं क्या बताऊं जिससे कि पॉसिबली आज ही हम काम शुरू कर पाएं. ऐसे क्या तेरे मन में है जो भी तुझे लगता है. फ्रैंकली मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तेरा ना भी अगर आएगा तो तेरे को पता ही है कि हम कंफर्टेबल, मेरे पास तो कोई दिक्कत नहीं है, काम बहुत है. लेकिन मैं तेरे से पर्सनली जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्या मैं तुझे बताऊं जिससे कि तुझे ऐसा लगे कि ये सही है और आज हम शुरू कर सकते हैं. और नहीं भी शुरू करना है अगर तुझे, तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो तुझे रोक रही है. जब आप ऐसी बात उसके साथ करते हैं तो वो शायद ओपन अप हो, नहीं यार शायद पापा, या फिर आपका दूसरा फॉलोअप, या आपके पास एक कम्युनिकेशन का चैनल खुला रह जाता है. सो इट इज़ इंपॉर्टेंट कि आप सीधा ही, कोई इंसान जब एक क्लोजिंग स्टेटमेंट दे तो आप उसको सीधा ही बंद मत करें. आप हमेशा ये कहें कि ठीक है, आई एम एक्सेप्टिंग वट एवर यू आर सेइंग, जो भी आप बोल रहे हो सही है, लेकिन हम ऐसा क्या कर सकते हैं. एक जस्ट फॉर द सेक ऑफ इन्फॉर्मेशन मैं जानना चाहता हूँ कि क्या चीज़ है जो आपको रोक रही है. जस्ट फॉर द सेक ऑफ इन्फॉर्मेशन, मुझे ज्वाइनिंग नहीं लेनी, मुझे आपसे कोई दिक्कत नहीं है, आप ना भी करो तो भी चलता है, काम तो अच्छा चल ही रहा है, लेकिन फिर भी क्या चीज़ है जो रोक रही है आपको. जब इस तरीके से आप बात करेंगे तो आपको और ओपिनियन मिलेंगे, और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो ओपन अप होंगे और बात करेंगे, और बात करेंगे तो आप उनको क्लोज कर पाएंगे. कुछ लोग कहते हैं मुझे बेचना अच्छा नहीं लगता. बेचना अच्छा नहीं लगता तो सिर्फ खरीदना अच्छा लगता है. अगर सिर्फ खरीदना अच्छा लगता है तो आप बाहर जाके देख लें कि बेचने वाले ज़्यादा अमीर हैं या खरीदने वाले ज़्यादा अमीर हैं. हर एक इंसान जो अच्छा बेच पाता है वो ज़्यादा अच्छा अमीर इंसान है, जो खरीद रहा है वो ज़्यादा अच्छा अमीर इंसान है. खरीदने वाले तो सारे मिडिल क्लास में, जो दिन भर मॉल में शॉपिंग करते रहते हैं सैटरडे संडे, वो भी खासकर सेल में. पर बेच कौन रहा है? बेच बड़े बड़े बिजनेसमैन रहा है. तो बेचने वाला ही एक अच्छा बिजनेसमैन बनता है. बेच के ही आप कुछ अच्छा और बड़ा क्रिएट कर सकते हैं. एक ऐसी चीज़ है, ये एक ऐसी स्किल है जो हम में से हर एक इंसान को सीखनी चाहिए. तो बेचना इज़ अ गुड थिंग. सेलिंग तो हमारे लिए सबसे एक अच्छा प्रोफेशन है. कन्विंस करना पड़ेगा, कन्विंस करना पड़ेगा. पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा. कन्विंस करना पड़ेगा. यस, कन्विंस करना नहीं अच्छा लगता. मैं जो, तो आपका जवाब यहाँ पे ये नहीं होता कि कन्विंस करना नहीं अच्छा लगता. ऑब्वियस सी बात है कि किसी को ऐसा कन्विंस करना नहीं अच्छा लगता. कन्विंस हम करने से डरते क्यों हैं? क्योंकि वो कन्विंस करने से डर नहीं लगता, हमें रिजेक्ट होने से डर लगता है. कि हमें लगता है कि कल जाके मैं किसी को बोलूंगा, वो उसने ना बोल दिया तो मेरा क्या होगा. अरे ना बोल दिया तो क्या होगा? आप 2 इंच घट जाओगे, कपड़े फट जाएंगे 2-4 जगह से, कुछ नहीं होगा. ना से कुछ नहीं होता. यू शुड नेवर हैव अ फियर ऑफ नो. ना बोल दे तो क्या होगा? जितने ना बोल जाए बोल दें. कितने लोग हैं जो ऐसे रोजमर्रा की जिंदगी में आपको छोटी छोटी चीजों के लिए ना बोलते हैं. आपने मम्मी से कुछ खाने के लिए मांगा, किसी दिन बनाने के लिए बोला, मम्मी ने नहीं बनाया तो क्या होता है? 2 इंच घट जाते हैं. तो ना तो चलता ही है, कोई दिक्कत नहीं है ना में. बट यस, दिस इज अ फियर. ये एक ऐसा डर है जो हर एक इंसान के होता है. दिस इज कॉल्ड फियर ऑफ रिजेक्शन, कि किसी ने ना बोल दिया तो एक डिसअपॉइंटमेंट आ जाएगी. जिस दिन ये फियर हम सब लोगों की जिंदगी से निकल गया ना, तो हम सब लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं. ये डर है जो बहुत सारे लोगों को रोक देता है. कन्विंस करना पड़ेगा. ये एक ऐसी स्किल है, ये एक ऐसी क्वालिटी है जो मुझे ऐसा लगता है कि हर एक इंसान के लिए. आप सोच के देखो कि अगर ये स्किल आ गई कि कैसे कन्विंस करते हैं, तो मतलब आप पूरी जिंदगी हर एक इंसान को अपनी बात के लिए कन्विंस कर सकते हो. सिर्फ बिजनेस की बात नहीं कर रहा मैं, सिर्फ इस बायोशैश के बिजनेस की बात नहीं कर रहा. आप किसी भी बिजनेस के लिए आप दुनिया में लोगों को कन्विंस कर सकते. क्या एक बहुत बड़ा एसेट नहीं है एक इंसान के लिए कन्विंस करना?
आप यू नो जॉब में जाके अपने बॉस को अपनी बातों के लिए कन्विंस कर सकते हो, आप रिलेशनशिप में अपनी बातों को रख सकते हो, आप छोटी छोटी जगहों पे जाके अपनी बातों को कन्विंस कर सकते हो, आप सेल नेगोशिएशन एंड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में लोगों को कन्विंस कर सकते हो. सो यू विल हैव दैट एबिलिटी ऑफ कन्विंसिंग ईच एंड एवरी पर्सन, जो कि मुझे तो ऐसा लगता है कि आगे बढ़ने की सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है आपकी रेसिपी का, सक्सेस की रेसिपी का. सो इसको सीखना चाहिए. ठीक है, तो ये सारे कुछ सवाल होते हैं जो जनरल सवाल होते हैं कुछ लोगों के. ये कंटेंट आप में से बहुत सारे लोगों के पास वैसे भी अवेलेबल है, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि जब भी आप इन सवालों का जवाब किसी के सामने रखें तो उसका जवाब एक एटीट्यूड के साथ, उसका जवाब एक पनाश के साथ, उसका जवाब एक ऑरा के साथ, उसका जवाब एक अलग अंदाज में उसको देने की कोशिश करो. जब अलग अंदाज में उसके साथ बात करोगे, उसकी आंखों में देख के बात करोगे और ये मान के बैठ जाओगे कि ये करता है नहीं करता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसको मैं क्लोज करूं, इसके ना से तो मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, तो डर आपका वैसे ही खत्म हो जाता है. जिस चीज से आपको फर्क नहीं पड़ता इसका डर वैसे ही खत्म हो जाता है. अगर आपको जान का डर नहीं है तो आप बहुत बड़े ले सकते हो, लेकिन अगर छोटी छोटी चीज पर डरोगे तो डरते रह जाते हो. तो डर खत्म हो गया अगर आपका, जब आपने इस बात का फैसला ले लिया कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो ज्वाइन करे या ना करे, लेकिन यस इतना तो मैं जरूर करूंगा कि इसको मैं मनवा के जाऊंगा कि ये गलत सोच रहा है और मैं सही बात कर रहा हूँ. जब ये एटीट्यूड आपके अंदर डेवलप होना शुरू हो जाता है, धीरे 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 आपका कॉन्फिडेंस सातवें आसमान पे चला जाता है. आप फिर लोगों से घबराना बंद कर देते हैं, आप बात करने से घबराना बंद कर देते हैं, आप किसी भी स्ट्रेंजर से बात करने से जो आपके मन में फेयर है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है. एंड देन यू स्टार्ट ग्रोइंग लाइक एनीथिंग. आज जैसे आप अपनी अपलाइंस को देखते हो, आपको लगता है कि कितनी अच्छे से बोल लेते हैं, मैं तो अभी शायद इतने अच्छे से नहीं बोल पाऊंगा. मैं आपको यकीन दिलाता हूँ जब वो आपके लेवल के थे तो वो भी इतने अच्छे से नहीं बोल पाते थे, लेकिन यस अच्छा बोलना, कॉन्फिडेंटली बोलना, शार्प बोलना, एटीट्यूड से बोलना, ये आपका धीरे धीरे आ जाता है. लेकिन इन सब से भी पहला इंपॉर्टेंट है बोलना और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टेस्ट की सुनो, थोड़ा अच्छा बोलो और अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने का एक अच्छा एटीट्यूड डेवलप करो. इससे आप ज़्यादा स्ट्रांगली आप परस्यू कर पाएंगे. और एंड में बिल्कुल भी इस चीज़ से घबराना नहीं चाहिए कि अगर आपको लगता है कि सारे डाउट खत्म हो गए तो आप पूछो उससे कि तेरे सारे डाउट खत्म हो गए तो शुरू करें. कौन से पैकेज से शुरू करना चाहेगा, 5,000 से? वही चौथा सवाल, 5,000 से, 10,000 से या 20,000 से? ये सवाल पूछने में घबराहट रत्ती भर की नहीं होनी चाहिए. सारी बातें कर ली, सारे डाउट सॉल्व कर लिए, लेकिन ये स्टेटमेंट है आपका कि तो शुरू करें. अगर तुझे सब समझ में आ गया तो शुरू करें. आज से ही आपका ये टारगेट होना चाहिए कि कोई भी क्लोजिंग वेडनेसडे तक ना जाए. अगर आज बात हुई है तो आज ही क्लोजिंग होनी चाहिए, आज ही सेल खत्म होनी चाहिए. आज हो गई तो हो गई, वेडनेसडे तक तो आएगी भी नहीं. सो यू हैव टू क्रिएट दैट अर्जेंसी. लोग कहेंगे कि इतनी जल्दी क्या, कल कर लेंगे ना. मतलब कल मेरे लिए बहुत बड़ा, कल मेरे पास और भी बहुत सारे काम है, मैं एक काम एक ही दिन में खत्म करना चाहता हूँ क्योंकि मेरा विजन बहुत ज़्यादा है, मैं बहुत तेजी से आगे बढ़ना चाहता हूँ और मैं बहुत लोगों को तेजी से भी आगे लेके जाना चाहता हूँ. तो अगर ये अप्रोच आ जाए हमारा, अगर ये एटीट्यूड आ जाए हमारा कि मैं घबराऊंगा नहीं, मैं अपनी बातों को सही तरीके से प्रेजेंट करूंगा और मैं क्लोज करते वक्त इस चीज को बोलने में जरा भी हिचकिचाऊंगा नहीं कि चल शुरू करते हैं और मैं तेरे साथ हूं ना, टेंशन क्यों लेता है. एक कॉन्फिडेंस दिलाओ अपना, एक विश्वास दिलाओ अपना, एक सपोर्ट का एक भरोसा दिलाओ उसको कि मैं तेरे साथ हूँ, घबराने की क्या बात है, कोई टेंशन नहीं है. और साथ में मिलेंगे तो मेरे को भी हिम्मत मिलेगी और हम दोनों मिलके अच्छा कर लेंगे यार. आप सोच के देखो कि एक ऐसा बिजनेस है, अगर 10 दोस्तों ने बचपन में शुरू किया तो 10 के 10 दोस्त 10 साल 20 साल तक साथ में काम कर सकते हैं, जहाँ पे बाकी की जगह तो पॉसिबल कम ही लगता है. बहुत सारे ऐसे वर्च्यूज हैं जो आप उसको बता सकते हैं. तो अपना कॉन्फिडेंस दिखाओ, अपना विश्वास दिलाओ और उसको ये बताओ कि मैं तेरे साथ हूँ तो क्या टेंशन है. पापा की बात है, चल मैं समझा दूंगा, मम्मी बना करिए मैं समझा दूंगा. एक एग्जाम्पल बड़ा अच्छा आया था, मुझे बता रहे थे कोई अपलाइन की, किसी डॉक्टर ने मना किया सीबकथॉर्न जूस देने के लिए. तो हमारे एसोसिएट ने उनको बोला कि कौन सा ऐसा बेवकूफ डॉक्टर है जिसने तुझे मना कर दिया, मेरी बात करा. आप सोच के देखिए कि उस कॉन्फिडेंस से वो गेस्ट इतना घबरा गया कि उसने बोला नहीं कोई बात नहीं, ठीक है मैं शुरू करता हूँ. आप मतलब लोग बस ऐसी ही बातें करते हैं.
एक तो आधे से ज्यादा डॉक्टर हमारे यहाँ आपको पता ही है कि किस तरीके से पढ़े लिखे हुए, तो उनकी बातों पे तो विश्वास करना जरूरी नहीं है। क्योंकि अब मैंने सीबकथॉर्न पे रिसर्च किया, जितना सीबकथॉर्न पे हमने रिसर्च किया उतना तो डॉक्टर्स को भी नहीं पता। वो तो सिर्फ ऐसे ही हवा में बोल देते हैं बेकार है, बिना देखे, बिना समझे, बिना जाने कि जो मैं दिखा रहा हूँ बस वही करो। So it is very important for all of us to have that confidence। अगर डॉक्टर भी बोल रहा है तो मेरी बात करो डॉक्टर से, पापा बोल रहे हैं तो मेरी बात करो पापा से, अंकल मना कर रहे हैं मेरी बात कराओ अंकल से। कैसे मना कर रहे हैं, इतना अच्छा है, उनको शायद समझ में नहीं आ रहा, एक बार मेरी बात तो करा दो। ये जो कॉन्फिडेंस आप जब कैरी करते हो और शेयर करते हो किसी और के साथ, ये पूरा बिजनेस आपके लिए आसान होता चला जाता है, ये पूरा बिजनेस आपके लिए स्मूथ होता चला जाता है, रास्ते अपने आप आपके लिए खाली होते चले जाते हैं। आप सोच के देखिए, अगर एक बुल तेजी से भाग रहा है रास्ते पे तो कौन इसके रास्ते में आता है, और वही एक इंसान बिल्कुल लड़खड़ाता हुआ चल रहा है तो कोई इंसान थप्पड़ मार के भी चला जा रास्ते। तो आप कमजोर नहीं साबित हो सकते, आप हल्के नहीं महसूस कर सकते, आपको मजबूती ही दिखानी पड़ेगी। यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, यू हैव टू बी पावरफुल, एंड यू हैव टू हैव दैट एटीट्यूड एंड panache while dealing with your sales closing. Thank you for giving me the chance, and thank you each and everyone, and I hope this will help you slightly in closing your sale, and this will help you slightly in getting a success which we think that is very much possible in Bioshas in a much easier way. And thank you Vishal ji, Gautam ji, and each and everyone for giving me this opportunity to give my peace of mind कि मैंने किस तरीके से अपने टाइम में लोगों को अप्रोच किया था, मैंने किस एटीट्यूड से बिजनेस किया था। बस मेरा ये मानना था कि अगर मैं अपनी मस्ती में चलूंगा, मैं बिंदास होकर काम करूंगा ना, तो मुझे किसी को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है। और लोग मेरे दरवाजे पे आके खटखटाते थे और कहते थे कि मुझे ज्वाइन करना, और मैं कहता था कल आना, आज मेरे पास टाइम नहीं। ये एक एटीट्यूड आ जाता है जब आप बहुत कॉन्फिडेंटली और बहुत इत्मीनान से अपने बिजनेस को करते हो। थैंक यू सो वेरी मच ईच एंड एवरीवन। थैंक यू सो मच सर। सर एक बात बताऊं, आपकी बातों को आज जितना सुना है, फिर एक बार ज्वाइन कर लूं सर साइड लेग में। आज बातें सुन के सर मेरे को पूरा यकीन है, जितने 1000, 1500, 2000, 5000 लोग हैं ना, इन सब लोगों को एक ही फीलिंग आ रही होगी। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि अपुनिज भगवान है, और अगर इस एटीट्यूड के साथ में जाकर अगर फॉलो अप करे तो मुझे नहीं लगता सर, जिस बिल्डिंग में, जिस विंग में, जिस फ्लैट में फॉलो अप कर रहे हैं, पूरी की पूरी बिल्डिंग ज्वाइन कर सकती है। जरूरत तो सभी को है ना सर। आपको पता ही है पूरा हॉस्टल ज्वाइन हो गया था, जो पूरे हॉस्टल की तादाद थी। हॉस्टल में हर एक इंसान, क्योंकि शुरू में सारे नेगेटिव थे। एक रेक्टर का कमरा था जिसका कोई नंबर प्लेट नहीं था, और एक आपका कमरा था। सर आपका कमरा था रूम नंबर 213, मेरे ख्याल से उसको तो सब लोग जानते थे। That's what it is. Thank you so much सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने टाइम निकाला आज हम सब लोगों के लिए, एंड आई एम श्योर बहुत